हे गाइस, आज की ये वीडियो एक फुल एनिमे रिकैप होने वाली है। जिन लोगों ने पहले के पार्ट्स देखे हैं वो नए पार्ट पर पहुंचने के लिए स्किप कर सकते हैं। और यार, पिछले वीडियो का रिस्पांस देखकर मजा आ गया। एक ही दिन में 500 लाइक्स, आप लोग तो सच में गीगा चैट्स निकले। इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब एंजॉय करिए ये फुल स्टोरी। एक ऐसी दुनिया में जहां आपका डेस्टिनी आपके जन्म के वक्त ही आपकी स्किन पर लिख दी जाती है। मैटी के पास किंग का निशान तो था, पर एक सेज के लिए ये एक मौत की सजा के बराबर था। कई सालों तक गायस ने दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिशियन के रूप में राज किया, पर उसके पास एक ऐसी क्रेस्ट थी जिसकी वजह से वो कॉम्बैट में स्लो था। अपनी लिमिट्स को तोड़ने के लिए उसने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया, रीइंकारनेशन यानी पुनर्जन्म। हजारों साल बाद वो एक छोटे लड़के मतियस के रूप में वापस आता है। इस बार उसके पास वही फोर्थ क्रेस्ट है जिसका उसने सपना देखा था, कॉम्बैट के लिए सबसे बेस्ट। पर एक ट्विस्ट है, इस नई दुनिया में मैजिक कमजोर हो चुका है और लोग उसके लेजेंडरी मार्क को फेलियर क्रेस्ट कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। दुनिया को लगता है कि वो सबसे कमजोर है, पर वो उन्हें दिखाने वाला है कि असली पावर किसे कहते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लेजेंड वॉरियर ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। वो अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन को खत्म कर देता है, पर वो वॉरियर खुश नहीं था क्योंकि वो अपने पावर के लिमिट तक पहुंच गया था। फिर वो अपने क्रेस्ट के फोर्थ स्टेज पर आने के बाद वहां से रिकनेक्ट होकर दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां वो एक मर्चेंट के साथ ट्रैवल कर रहा होता है और वो मर्चेंट उससे कहता है कि हम जल्द ही रॉयल कैपिटल पहुंचने वाले हैं। फिर वो मर्चेंट उससे पूछता है कि तुम आखिर रॉयल कैपिटल क्यों जा रहे हो, और वो उसे बताता है कि मुझे रॉयल अकेडमी में हिस्सा लेना है जिससे कि मैं और स्ट्रांग हो पाऊंगा। और मर्चेंट उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पहले इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे क्रेस्ट को देखकर लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। फिर वो बताता है कि यहाँ पास में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, पर मर्चेंट उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और वो लड़का उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है, जिसे देखकर मर्चेंट भी हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं, जहां अपना मेन कैरेक्टर मैट रॉयल कैपिटल में घूम रहा होता है। और तभी वो एक शॉप के अंदर जाता है। वहां एक लड़की शॉप ओनर से शोट बनाने के लिए कह रही होती है और बताती है कि मेरी दोस्त का एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए मुझे जल्दी से एक शोट चाहिए। पर वो शॉप ओनर मना कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि मैजिक एनहांसमेंट में बहुत ही टाइम लगता है, जिस वजह से मैं इतनी जल्दी से शोट नहीं बना सकता हूं। और वो लड़की ओनर से कहती कि आप ही मेरी लास्ट उम्मीद हो। तभी मैटी उसके पास आता है और वो शॉप ओनर से कहता है कि मैं मैजिक एनहांसमेंट कर सकता हूं, जिस पर शॉप ओनर मैटी से कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि तुम पूरा न कर सको। मैटी बताता है कि मैं ये कर सकता हूं। फिर वो लड़की शॉप ओनर से शोट बनाने के लिए बोलती है। वो उससे कहती है कि मुझे इस लड़के पर ट्रस्ट है, और उसके बाद मैटी और वो लड़की बैठकर बातें करने लगते हैं। वो लड़की मैटी को अपना नाम अल्मा बताती है और मैटी उसको अपना नाम बताता है, जिसके बाद अल्मा मैटी से कहती है कि शोट बनने के बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। तभी वहां पर अल्मा की फ्रेंड आ जाती है और उसको देखकर मैटी हैरान हो जाता है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। मैटी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो कुछ बोल नहीं रही होती है और मैटी को लगने लगता है कि शायद से मेरा इंट्रोडक्शन ठीक नहीं था। फिर वो लड़की भी घबराकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और मैटी को अपना नाम लेरी बताती है और कहती है कि मैं कोई भी रिलेशन में नहीं हूँ, जिसे सुनने के बाद मैटी सोचने लगता है कि शायद से यहाँ पर लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं। इधर शॉप ओनर उस शॉट को बनाकर लेकर आता है। फिर मैटी उस मैजिक स्टोन का यूज करके उसमें मैजिक एनहांसमेंट यूज कर देता है। शॉप ओनर पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी मैजिक एनहांसमेंट कर दिया। फिर लरी उस शॉट को टेस्ट करने के लिए उठाने लगती है, पर जैसे ही ओसो टेबल को टच करती है तो बीच से कट जाती है और उसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। शॉप ओनर मैटी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, वो भी इतने कम टाइम में। फिर मैटी कहता है कि उसने बहुत ही नॉर्मल मैजिक का यूज किया, और ये सुनने के बाद अल्मा मैटी से कहती है कि तुम इसको नॉर्मल कह रहे हो। शॉप ओनर मैटी से कहता है कि क्या तुम बड़े होकर मैजिक एनहांसर बनना चाहते हो, पर मैटी मना कर देता है। फिर मैटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रॉयल अकेडमी में आ जाता है, जहां पर वो लरी और अल्मा से मिलता है। लरी कहती है कि हम सभी साथ में इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करेंगे, और उसके बाद हम लरी को देखते हैं जो कि बैटल कर रही होती है और लरी अपने ओपोनेंट को शॉर्ट बैटल में हरा देती है और टेस्ट को पास कर लेती है। अगली बारी मैटी की होती है और मैटी से बैटल नाइट कैप्टन करने वाले थे, और वो मैटी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने लरी की शॉट को एनहांस किया है।
फिर ओ नाइट मैटी से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या सिखाया है। ये सुनने के बाद मैटी कैप्टन से पूछते हैं क्या आप मेरे फादर को जानते हो, और कैप्टन मैटी से कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और मैटी अपने पावर का यूज करके कैप्टन को हरा देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अगली ट्रेनिंग शूटिंग की होती है, जहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके टारगेट को शूट किया जाता है। लूरी अपने फायर मैजिक का यूज करके टारगेट को शूट करने लगती है और मैटी देखता है कि यहाँ सभी मैजिक का यूज करने से पहले उस मैजिक को स्पेल करते हैं। लूरी ने टेस्ट को पास कर लिया होता है और उसके बाद मैटी की बारी होती है और मैटी टीचर से पूछते हैं क्या फायर मैजिक का यूज करना जरूरी है, हम किसी और मैजिक से टारगेट को शूट नहीं कर सकते। और टीचर कहता है कि फायर मैजिक सबसे सफिशिएंट मैजिक होता है, इसलिए सभी उसका यूज करते हैं। और फिर मैटी टीचर को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहता है। फिर वो अपने फायर मैजिक का यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ सभी टारगेट के साथ ग्राउंड भी खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मैटी कहता है कि सस्से में थोड़ी ज्यादा पावर का यूज कर लिया। फिर मैटी अपने यूनिफॉर्म को पहनने के बाद लूरी और अल्मा से मिलता है और उसके बाद वो सभी साथ में इंटर्न सेरेमनी में आ जाते हैं, जहाँ हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स के पास होने पर उन्हें कांग्रेट्स कहता है और कहता है कि तुम सभी को मेहनत करके और स्ट्रॉन्ग बनना है। हेडमास्टर एडवर्ड ने स्पीच में ज्यादा टाइम नहीं लगाया और जाते टाइम वो मैटी से कहता है कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। फिर मैटी हेडमास्टर को ऑफिस के गेट के पास ले आता है और सोचता है कि आखिर मुझे हेडमास्टर ने क्यों बुलाया होगा। वो सोच रहा होता है कि शायद से हेडमास्टर को पता चल गया होगा कि मैंने ग्राउंड को अपने मैजिक से डिस्ट्रॉय कर दिया और वो मुझे इस वजह से एक्सपेल करने के बारे में सोच रहे होंगे, पर मैंने तो ग्राउंड को ठीक कर दिया था। और तभी हेडमास्टर उसके पीछे आ जाते हैं और मैटी को अंदर जाने के लिए कहते हैं। फिर हेडमास्टर मैटी से पूछते हैं कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, मैंने सुना है कि तुमने नाइट के कैप्टन को भी हरा दिया और तुम वर्डलेस मैजिक यूज कैसे कर पाते हो। वो मैटी से कहते हैं कि तुम आगे चलकर और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुमने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर सभी का मैजिक यूज करने से पहले स्पेल कास्ट किया जाता है, क्योंकि वर्डलेस मैजिक गायब हो चुका है और कोई भी इस मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। फिर मैटी सोचने लगता है कि शायद से ऐसा ही होगा। तभी वो सब वर्डलेस मैजिक के बारे में सुनकर हैरान हो गए थे। टीचर मैटी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को वर्डलेस मैजिक के बारे में सिखाओ, जिससे कि हम आने वाले कंपटीशन में यहाँ के फर्स्ट रॉयल एकेडमी को हरा सके और ये प्रूव कर पाएंगे कि वर्डलेस मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। फर्स्ट एकेडमी हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। और मैटी हेडमास्टर की बात समझ जाता है। वो सभी स्टूडेंट को वर्डलेस मैजिक सिखाने के लिए मान जाता है और उसके बाद इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सभी स्टूडेंट को वर्डलेस मैजिक का यूज करना सिखाया जाएगा। तुम सभी को ये मैजिक न्यू इंस्ट्रक्टर मैटी सिखाएंगे। और उसके बाद मैटी सभी को अपना वर्डलेस मैजिक का यूज करके दिखाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि कहीं मैटी डीमन तो नहीं है, क्योंकि डीमन ही वर्डलेस मैजिक का यूज करते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर भी वर्डलेस मैजिक का यूज करके टारगेट को शूट करता है और बताता है कि हम भी वर्डलेस मैजिक का यूज कर सकते हैं। मुझे मैटी ने ट्रेनिंग दी है और मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इस मैजिक को अच्छे से सीख सकें। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक का यूज कर रहे होते हैं और उन सभी को देखकर लूरी कहती है कि सभी ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, पर मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। और तभी मैटी उसके पास आता है और उसको पता चल गया होता है कि लूरी की एनर्जी खत्म हो चुकी है। फिर वो अपनी एनर्जी लूरी में ट्रांसफर करने लगता है और उसके बाद लूरी भी वर्डलेस मैजिक का यूज कर पा रही होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर एक मंथ के बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। लूरी मैटी को बताती है कि इस बार चूज वन नहीं आया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी वजह से ही फर्स्ट एकेडमी जीत पाती है और उससे पहले टाइटल नाइट कैप्टन के पास थी। फिर मैटी बताता है कि वो मुझसे 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सुनते ही अल्मा और लूरी दोनों हैरान हो जाते हैं। मैटी उन दोनों से पूछते हैं क्या डीम से ह्यूमंस के दुश्मन है, और लूरी बताते हैं कि ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा खतरा डीम्स है। फिर मैटी बैटल के लिए जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि डीम्स इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। इधर फर्स्ट एकेडमिक स्टूडेंट मैटी को उसके क्रेस्ट की वजह से फेलियर कह रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैटी को पता चल गया होता है कि वो स्टूडेंट असल में एक डीम है, जो कि स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर आया है। फिर फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट कहते हैं कि शायद से सेकंड एकेडमी के लोगों ने जीतने के बारे में सोचना बंद कर दिया है। उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और मैटी उस डीमन पर अटैक करता है, जिससे कि वो बच जाता है। फिर वो अपना मैजिक यूज करके मैटी पर अटैक करता है, लेकिन उसने अपना मैजिक कास्ट नहीं किया था और ये देखकर सभी को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। उसके बाद मैटी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो डीमन मैटी से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, जिस पर मैटी उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। और उसके बाद मैटी उस पर अपने सोर्ड से अटैक करता है, जिससे कि वो डीमन अपने असली रूप में आ जाता है और उसकी सच्चाई सभी के सामने आ गई होती है। हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो डीमन मैटी पर अटैक करता है, जिसे मैटी अपने बैरियर से ब्लॉक कर लेता है। और जब वो डीमन वहां से भागने जा रहा होता है, तभी मैटी उस पर अटैक करके उसको मार देता है और ये देखकर एडवर्ड कहता है कि इसने अकेले ही डीमन को हरा दिया। फिर मैटी सोचने लगता है कि मैंने अपनी पास्ट की लाइफ में सभी डीमंस को खत्म कर दिया था, पर शायद से इस दुनिया में आज सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर मैटी बताता है कि रिकारनेस के बाद मेरा जन्म यहाँ एक फैमिली में हुआ और मैं उस फैमिली का थर्ड सन हूँ, पर मुझे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ पता था।
जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। सभी मेरे क्रेस्ट की वजह से मुझे बहुत ही कमजोर समझते हैं, पर उन्हें इस बारे में नहीं पता कि मेरा 4th क्रेस्ट बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन मुझे इस बारे में पता लगाना कि इस क्रेस्ट के बारे में ऐसे रूमर्स किसने फैलाए होंगे। फिर सीन चेंज होता है और सभी स्टूडेंट्स डीमन को देख रहे होते हैं और इधर लूरी मैटी को आगे जाकर हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें ठीक देखकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद एडवर्ड और मैटी दोनों रॉयल पैलेस में आ जाते हैं और मैटी एडवर्ड से कहता है कि मैंने बस एक डीमन को हराया है, तो बोला किंग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। और एडवर्ड मैटी को बताता है कि हिस्ट्री में पहली बार किसी ह्यूमन ने अकेले एक डीमर को हराया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। फिर वो दोनों किंग से मिलने के लिए आ जाते हैं और किंग एडवर्ड से पूछते क्या ये वही है जिसने डीमन को हराया है। फिर मैटी अपने बारे में किंग को बताता है और किंग मैटी से कहते हैं कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड में एक टेरिटरी देना चाहता हूँ। और ये सुनते ही मैटी मन में सोच रहा होता है कि मुझे टेरिटरी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए आया हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी टेरिटरी को मैनेज कर पाऊं। किंग कहते हैं कि तुम जिस एज में हो उसके हिसाब से तुम्हें टेरिटरी देना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारी पब्लिक में तारीफ करना चाहता हूं। पर अगर डीमन को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो सभी के सभी रॉयल कैपिटल खतरे में पड़ जाएगा। जैसे सुनने के बाद मैटी किंग से कहते हैं कि आप मुझे कोई दूसरा रिवॉर्ड दें और किंग उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मैजिक शॉट दे सकता हूं जिसके अंदर डबल एनहांसमेंट है और मुझे ये एक शॉप ओनर ने दी है। फिर मैटी को याद आता है कि उस दिन उसने एक शॉप ओनर की टेबल के बदले में उसको एक डबल एनहांसमेंट वाली सॉर्ड बनाकर दी थी। किंग मैटी से पूछता है कि उसको भला किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए और मैटी कहता है कि मैं यहाँ सभी डेंजर्स के रिसोर्स को यूज करना चाहता हूँ। वो सोच रहा होता है कि डंजन के अंदर बहुत ही सारे रेयर आइटम होते हैं और शायद से इसके बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, इसलिए मैं सभी डंजन को क्लियर करने के बाद उन सभी रिसोर्स का यूज करके डीम सन्स को आसानी से हरा सकता हूँ। किंग मैटी की बात मान लेते हैं और फिर मैटी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। वो बताते हैं कि हमारे नेशन के 4 मैजिक स्वॉर्ड्समैन गायब हो चुके हैं और मैटी सोचता है कहीं वो डीम सन्स तो नहीं है। फिर किंग बताता है कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन बहुत ही सालों से यहाँ पर है और इससे पता चलता है कि वो सालों से डीम से लड़ते हुए आ रहे हैं। मैटी सोचने लगता है कि मैंने अपने पास लाइफ में सभी डीम सन्स को तो खत्म कर दिया था, पर शायद से कुछ डेमन बच गए होंगे जिन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज किया होगा और वो ह्यूमैनिटी को अपना सबसे बड़ा खतरा मानकर सभी ह्यूमंस को खत्म करना चाहते होंगे। किंग मैटी से कहता है कि तुम्हारी वजह से नेशन के सभी डीम्स जा चुके हैं और मैटी किंग से कहता है कि अभी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। सभी डेमन्स एक साथ मिलकर नेशन पर अटैक करेंगे और उन्हें ऐसा करने में 3 मंथ्स का टाइम लग जाएगा, जिसे सोचकर किंग परेशान हो रहा होता है। फिर मैटी बताता है कि हमें डीम से बचने के लिए एक बड़ा सा बैरियर बनाना होगा। मैटी उन्हें बताता है कि हमें उस बैरियर को बनाने में बहुत ही ज्यादा मैजिक की जरूरत है और मैं सभी स्टूडेंट्स को भी वार्डलेस मैजिक सिखा दूंगा जिससे कि वो सभी स्ट्रांग हो सकेंगे और हम 1 महीने के अंदर बैरियर बना लेंगे। किंग मैटी को मदद के लिए थैंक्स कहता है और उसके बाद मैटी ट्रेजर रूम में आ जाता है, जहां पर गार्ड मैटी से कहते हैं कि आप इस रूम के अंदर से कुछ भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। फिर मैटी उन सभी ट्रेजर में से एक स्वॉर्ड को देखता है और उसको याद आता है कि इस स्वॉर्ड को मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बनाई थी। मैटी उस स्वॉर्ड को ले आता है और उसके साथ एक पेंडेंट भी होता है जो कि पावर को इंक्रीज कर सकती है। फिर उसके बाद मैटी एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स वार्डलेस मैजिक का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। लरी और अरमान दोनों मैटी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हेडमास्टर ने हमें बताया कि एक बैरियर बनाने वाले हो, जिस पर मैटी हाँ कहता है और बताता है कि अभी मैं डंजन में कुछ रिसोर्स को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर मैं एक पार्टी बनाकर डंजन में जाता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद वो अल्मा और लरी दोनों से कहते हैं क्या तुम दोनों मेरे साथ एक पार्टी बनाकर डंजन में चलोगे, जिसे देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं और मैटी को लग रहा होता है कि शायद से ये दोनों मना कर देंगे। फिर वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं और लरी बताती है कि अल्मा स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकती पर वो बो का यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती है। ये सुनने के बाद मैटी अल्मा के लिए मैजिक बो बनाता है और उसको दे देता है। फिर लरी मैटी से पूछती क्या तुम मुझे मैजिक एनहांसमेंट सिखा सकते हो और मैटी उससे पूछते क्या तुम्हें मैजिक एनहांसमेंट अच्छा लगता है, जिस पर लरी हाँ कहती है और बताती है कि जब से मैंने तुम्हें मैजिक एनहांसमेंट करते हुए देखा था तब से मैं उसको सीखना चाहती हूँ। मैटी उसको सिखाने के लिए मान जाता है और उसके बाद वो सभी डंजों में आ जाते हैं। डंजों के अंदर जाते ही मैटी एक छोटे से मॉन्स्टर को लाता है और अल्मा उस पर अपने बो से अटैक करती है जिससे कि वो खत्म हो जाता है। फिर मैटी अल्मा से कहता है कि तुम जाकर डंजों में ऐसे मॉन्स्टर को खत्म करो। फिर अल्मा उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है और इधर लूरी मैटी से कहती है कि क्या आप तुम मुझे मैजिक एनहांसमेंट सिखाने वाले हो, जिस पर मैटी उसको बताता है कि मैजिक एनहांसमेंट का यूज करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तुम्हें उसको सीखने के लिए सही टाइम का वेट करना होगा। ये सुनकर लूरी सैड हो जाती है और दोनों आगे जाने लगते हैं, जहां पर मैटी डंजों की दीवार को तोड़ देता है। लूरी उससे पूछती है कि तुमने इस दीवार को क्यों तोड़ा और मैटी बताता है कि डंजों की दीवारें बहुत ही स्ट्रांग होती है, हम इसके मटेरियल का यूज करके स्ट्रांग वेपन भी बना सकते हैं और लूरी उस पर अपने मैजिक का यूज करने लगती है। इधर अल्मा उन दोनों के पास आती है। फिर लूरी अल्मा को एक वॉन्ड देती है जिसे उसने खुद बनाया होता है। ये देखकर अल्मा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मैटी उन दोनों से कहता है कि हम इस डंजो के 10वें फ्लोर को चेक करने वाले हैं, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी स्ट्रांग बनना है। फिर वो सभी मॉन्स्टर को हराते हुए 10वें फ्लोर पर आ जाते हैं और उनकी पावर लेवल भी इंक्रीज हो चुकी होती है। तभी वहां पर एक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और मैटी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को सेफ रहना होगा।
क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो वुल्फ उन दोनों पर अटैक करता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। मैटी सोचता है कि क्या मुझे इन दोनों की मदद करनी चाहिए। फिर अल्मा और लूरी दोनों अपनी पावर का यूज करके उस वुल्फ मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। मैटी उन दोनों से कहता है कि तुम्हारा टीम वर्क तो बहुत ही अच्छा है, और उसके बाद वो कहता है कि हमें यहाँ पर कैंप करके रेस्ट करना चाहिए। पर अल्मा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर मैटी अपने मैजिक स्टोन का यूज करके वहां पर एक बैरियर बना देता है। वो उन दोनों से बैरियर के अंदर रहने के लिए कहता है और बताता है कि मैं 25वें फ्लोर तक जाने वाला हूँ, जिसे सुनकर अल्मा हैरान हो जाती है और बताता है कि यहाँ डंजन में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी भी 23 फ्लोर पर ही जा पाती है, इसलिए तुम्हारा वहां पर जाना सेफ नहीं होगा। और मैटी बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना कहने के बाद मैटी नीचे सभी फ्लोर को चेक करने के बाद सीधा 25वें फ्लोर पर आता है, जहां पर उसको बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स फील हो रहे थे, और उन सभी को मार देता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है और मैटी सोचता है कि इसको मैंने पहले भी हराया है। फिर वो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उसके सभी अटैक को डॉज करने के बाद वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उस स्नेक मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। फिर मैटी अपने मैजिक स्टोन को तोड़कर उसकी पावर को स्वॉर्ड के साथ मर्ज करने के बाद उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और इधर अल्मा और लॉरी भी डंजन को हिलते हुए महसूस कर रही होती है। फिर मैटी उन दोनों के पास आता है और कहता है कि मैंने डंजन को क्लियर कर दिया, और उसके बाद वो उन दोनों को मॉन्स्टर को दिखाता है जिसे उसने मारा था। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद लरी और अल्मा दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो तीनों गिल्ड में अपने रिसोर्स को एक्सचेंज करने के लिए आ जाते हैं और गिल्ड वर्कर उन सभी से पूछते हैं कि आपको क्या एक्सचेंज करवाना है। फिर मैटी उस बड़े से स्नेक मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और कहता है कि क्या आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। वो वर्कर उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाती है और फिर वो उन सभी से पूछती है कि क्या तुम कुछ और भी सेल करना चाहते हो। जिसके बाद मैटी अपने पास से एक बड़ा सा मैजिक स्टोन निकालता है और उसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मैटी कहता है कि मुझे ये छोटा सा मैजिक स्टोन सेल करना है, और ये सुनकर अल्मा मैटी से पूछती है क्या तुम इसको छोटा कह रहे हो। मैटी बताता है कि ये मैजिक स्टोन बैरियर बनाने में यूज नहीं हो सकता है, और सभी रिसोर्सेज को बेचने के बाद उनके पास 750 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। फिर मैटी कहता है कि हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, पर वो दोनों मना कर रही होती है और कहती है कि हमने तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की है, इसलिए हम इतने गोल्ड कॉइन नहीं रख सकते। और तभी मैटी को कुछ सेंस होता है और वो उन दोनों से कहते हैं कि 2 डीम्स सेकंड एकेडमी के पास है, उनमें से एक स्ट्रांग है और दूसरा वीक है, इसलिए मैं स्ट्रांग वाले से लड़ने के लिए जा रहा हूं और तुम दोनों मिलकर उस वीक वाले से फाइट करो। जिसे सुनने के बाद अल्मा कहती है कि हम दोनों उन डीमन से नहीं लड़ सकते, और मैटी बताता है कि तुम दोनों उस डीमन का सामना कर सकती हो। अगर हमने उस डीमन को नहीं रोका तो रॉयल एकेडमी खत्म हो जाएगी। और फिर अल्मा और लरी दोनों इसके लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें उन डीमन से अकेले लड़ने नहीं देंगे और तुम्हारा साथ देंगे। फिर मैटी उन डीमन से लड़ने के लिए चला जाता है और वो डीमन मैटी को अपने पास देखकर हैरान हो जाता है। डीमन मैटी पर अटैक करता है और मैटी सोचने लगता है कि मेरे पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं बचा है। फिर वो डीमन मैटी पर अटैक करता है, जिसे मैटी ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर और डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मैटी सोचता है कि मुझे इनकी मैजिक का यूज इन पर ही करना होगा। वो उस मैजिक को उस डीमन पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर डीमन कहता है कि तुम तो बहुत ही रिसोर्सेज के साथ आए हो। और फिर वो मैजिक पीछे से आकर डीमन को लगता है। इधर अल्मा भी दूसरे डीमन पर एरो से अटैक करती है और मैटी का प्लान उन दोनों से अलग अलग लड़ने का काम करने लगता है। डीमन मैटी पर अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करने वाला होता है, तभी मैटी अपने मैजिक से उसके मैजिक स्पेल को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो डीमन अपनी स्वॉर्ड निकालकर मैटी से फाइट करने लगता है, पर मैटी उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। डीमन को गुस्से में मैटी से कहता है कि मेरा अटैक तुम्हें कैसे नहीं लग रहा है, और मैटी उससे कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल अच्छी नहीं है। फिर मैटी उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और तभी वो डीमन अपने मैजिक स्पेल का यूज करता है। वो डीमन मैटी से कहता है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो, पर मैटी बच जाता है और उसके बाद वो डीमन भी मैटी को फाइट में बहुत ही अच्छी टक्कर देने लगता है। जिसके बाद वो डीमन उस ट्रैप में फंसा लेता है और उसको बताता है कि ये मैजिक तुम्हारी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद वो डीमन नीचे गिर जाता है और वो मैटी से दोबारा लड़ने के लिए खड़ा होने लगता है, और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिस वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है। फिर दूसरा डिमन ये देखकर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन अल्मा और लूरी ने दोनों उस डिमन को बहुत ही दूर ले आया था। और फिर मैटी उन्हें देखकर कहता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे हैं। उसके बाद मैटी उस डिमन को खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगता है और इधर वो डिमन अब भागने की कोशिश कर रहा था। फिर मैटी अल्मा को एरो से अटैक करने के लिए कहता है और अल्मा अपने एरो से अटैक करती है, जिसे मैटी अपने मैजिक का यूज करके सीधा उस डिमन के पास पहुंच जाता है और उस अटैक के बाद वो डिमन वहीं पर नीचे गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि इन 3 बच्चों ने 2 डिमन्स को हरा दिया। ये सब देखने के बाद मैटी अल्मा और लूरी को लेकर वहां से उड़ जाता है, क्योंकि उसको पब्लिक में नहीं आना था। और अगले दिन किंग उन दोनों को रिवॉर्ड के लिए पैलेस में बुलाते हैं, जहां पर किंग मैटी से कहते हैं कि इस बार तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए, और मैटी बताता है कि मैं और भी डेंजर्स में जाना चाहता हूं। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है और किंग इसके लिए मान जाते हैं। फिर वो अल्मा से पूछती है कि तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए,
जिस पर अल्मा बताती है कि मुझे बहुत ही सारे पैसे चाहिए, और ये सुनकर किंग हंसने लगते हैं। लूरी भी अल्मा की तरह सेव रिवॉर्ड मांगती है, और तभी मैटी को फील होता है कि कोई उन पर नजर रखे हुआ है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में मुझे पता चल चुका है, तुम हम पर छुपकर नजर रखे हुए हो। फिर मैटी अपने मैजिक से अटैक करता है और एडवर्ड किंग से कहते हैं, क्या आपने उस आवाज को सुनी? जिस पर किंग बताते हैं कि वो फॉर्मर नाइट की आवाज थी, और मैटी बताता है कि वो अपने मैजिक का यूज करके हम पर नजर रखे हुआ था। ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी काम करता है। और उसके बाद मैटी उन्हें उस डिमन की लोकेशन बताता है, और एडवर्ड पूछते हैं कि क्या तुमने उसको मार दिया? जिस पर मैटी बताता है कि मैंने उसको इंजर्ड किया। और फिर मैटी किंग से उस लोकेशन के बारे में पूछता है। फिर किंग मैप में देखकर बताते हैं कि ये लोकेशन एक विलेज की है जिसे डिमंस ने खत्म कर दिया है। मैटी बताता है कि वो हम पर एक बिल्डिंग के अंदर से नजर रख रहा था, और वो कहता है कि मैं उसके पास जा रहा हूं। जिस पर अल्मा बताती है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा दूर है और वहां जाने में 6 मंथ से लग जाएंगे। फिर मैटी बताता है कि मैं अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता हूं। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है और पूछते हैं, क्या तुम टेलीपोर्ट मैजिक जानते हो? जिस पर मैटी बताता है कि मैं अपने क्रिट की वजह से यहां पर नहीं जा सकता हूं, पर मैं कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और उसके बाद मैटी, अल्मा और लोरी तीनों एक साथ पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं, और अल्मा बताती है कि हेडमास्टर ने सभी स्टूडेंट्स को डंजन से मिलिथी लाने के लिए कहा है, जिससे कि वो रॉयल कैपिटल पर एक बैरियर बना सके। और इधर वो दोनों मैटी से पूछते हैं कि हम उस विलेज में कैसे जाने वाले हैं, जिस पर मैटी कहता है कि ये एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। और फिर वो सभी एक डंजन के पास आ जाते हैं। मैटी बताता है कि ये ब्लैक ड्रैगन एरिस है, और उसको देखकर अल्मा और लोरी दोनों डर जाते हैं। वो मैटी से कहते हैं कि ये ड्रैगन अकेले ही नेशन को तबाह कर सकता है। फिर मैटी उन दोनों से कहता है कि मैं ड्रैगन से बात करने के लिए जा रहा हूं, और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या मैटी ड्रैगन से बात कर सकता है। इधर मैटी ड्रैगन के पास जाने लगता है और सोचता है कि आयरिस को मैं अपने पास्ट लाइफ से जानता हूं। मैंने इसको एक बार हराया था, जिसके बाद इसने सरेंडर कर दिया और मैं इसको नहीं मारा। फिर ड्रैगन मैटी को देखकर उससे कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सुनने के बाद मैटी को लगने लगता है कि शायद से एरिस ने मुझे पहचाना नहीं, और एरिस मैटी पर अटैक करने वाली होती है। तभी मैटी उसके मैजिक को खत्म कर देता है, और ये देखकर एरिस हैरान हो जाती है। फिर वो मैटी से पूछती है, क्या आप गाइस हो? जिस पर मैटी बताता है कि मैं दोबारा से रिकार्नेट हुआ हूँ। और ये सुनने के बाद एरिस मैटी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर मैटी आयरिस से कहता है कि क्या आप मुझे एक दूसरे विलेज तक ले जाओगे? और एरिस पूछती है कि आप तो अपने टेलिप मैजिक यूज करके भी वहां पर जा सकते हो। जिसके बाद मैटी उसको अपने क्रिस्ट दिखाता है और कहता है कि मैं इस 4th क्रिस्ट की वजह से अपना टेलिप मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। फिर मैटी अल्मा और लूरी से कहता है कि ये ड्रैगन हमारी मदद करने के लिए मान गया है, और इधर आयरिस मैटी से कहती है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो मैटी को अपना विंग्स दिखाती है और बताती है कि आपके जाने के बाद ह्यूमंस ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। उनसे लड़ते टाइम मेरे विंग्स इंजर्ड हो गए, और मैटी से पूछती है कि आप मेरे विंग्स को ठीक कर सकते हो। मैटी अपने मैजिक का यूज करके उसके विंग्स को हील कर देता है, और फिर मैटी उन्हें अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है, पर वो एरिस से कहता है कि तुम इन्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी मत बताना। और एरिस मैटी की बात समझ जाती है, जिसके बाद एरिस अल्मा और लूरी को अपना नाम बताती है, और वो दोनों इस बात से हैरान थी कि ड्रैगन उनसे बात कर रहा है। फिर वो सभी ड्रैगन पर बैठकर उड़ने लगते हैं, और एरिस बताते हैं कि मैं 5000 साल के बाद उड़ रही हूँ। एरिस अपनी फुल स्पीड में उड़ने वाली होती है, और तभी मैटी उसको रोक देता है और कहता है कि ह्यूमंस के लिए तुम्हारी स्पीड ठीक नहीं है, इसलिए तुम थोड़ी कम स्पीड से चलो। और एरिस मैटी की बात मानकर थोड़ी कम स्पीड कर लेती है। फिर मैटी उस विलेज में पहुंच जाता है, और आते ही वो एक डीम को भी मार देता है। और मैटी को पता चलता है कि यहाँ पर 2 डीम्स हैं, उनमें से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मैटी इस बात से खुश था कि अब उसको एक पावरफुल डीम से लड़ने का मौका मिलेगा। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, और मैटी अल्मा और लूरी दोनों से टेलीपैथी का यूज करके बातें करने लगता है, जिससे कि वो सभी एक दूसरे की बातें अपने मन में सुन सकते हैं। और मैटी उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक डीम है जो कि अपने मैजिक का यूज करके छुपा हुआ है, और दूसरा डीम जो कि पावरफुल है वो इस जगह पर नहीं है। फिर अल्मा को मैटी के मैजिक की मदद से वो डिमन दिखाई देने लगता है, और वो अपना एरो निकालकर उस पर चलाने वाली होती है, पर वो देखती है कि वो डिमन अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। और मैटी अल्मा को बताता है कि शायद से डीम को ये बात पता नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं। फिर अल्मा उस पर अपने एरो से अटैक करती है, जिसे देखकर वो डर जाता है, और एरो उसको आकर लगती है। और डीमन आकर कहता है कि तुम मैटी नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतनी दूर से यहाँ पर नहीं आ सकता है। तुम जरूर कोई दूसरे इंसान हो जो कि मैटी का रूप लेकर यहाँ पर आया है। और मैटी ये सब सुनकर सोचने लगता है कि इसको सच में लगता है कि मैं फेक मैटी हूँ। फिर वो डीमन मैटी पर अटैक करने लगता है, और मैटी उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। इधर अल्मा एरो से लगातार उस डीम पर अटैक कर रही होती है, और वो एरो डीम को जाकर लगे जा रहा होता है, जिसे देखकर वो डीम कहता है कि ये एरोज मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब वो मैटी को मारने के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसको फील
होता है कि उसकी पावर और स्पीड दोनों कम हो जाती है और मैटी बताता है कि ये सब उन एरो की वजह से हो रहा है, वो तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये देखने के बाद डीम अपने बजेक पावर का यूज करता है। मैटी बताता है कि इस पावर का यूज करके डीम अपने साथ दुश्मनों को भी मार देते हैं और वो डीमन अल्मा और लरी पर अटैक कर रहा होता है, पर वो दोनों वहाँ से गायब होकर पीछे आ जाते हैं। और मैटी बताता है कि तुम जिसके पीछे भाग रहे थे वो बस इल्यूजन था। फिर अल्मा अपने एरो से डीम के सर पर मारती है और उसके बाद वो डीमन मर जाता है। अल्मा और लूरी दोनों खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डीम को हराया था। फिर मैटी उन दोनों से कहता है कि तुम एरिस के पास जाओ, मैं अब उस पावरफुल डीम से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर मैटी अपने 3 मैजिक स्टोन का यूज करता है, जिसके बाद वो पावरफुल डीम वहां से चला जाता है और वो मैटी से कहता है कि तुमने पहले वाले डीम को हरा दिया, पर मैं उस डीम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। जिस पर मैटी उससे कहता है कि अभी मेरा मरने का कोई भी इरादा नहीं है। फिर वो डीमन आकर मैटी पर अटैक करता है, जिसे मैटी ब्लॉक कर लेता है, पर मैटी को भी फील होता है कि ये डेमन सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो डीम मैटी का हाथ काट देता है और ये देखकर मैटी हैरान हो जाता है। डीम मैटी से कहता है कि तुम अब मरने वाले हो। तभी मैटी का हाथ आकर वापस से जुड़ जाता है और ये देखकर डीम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो मैटी पर दोबारा से अटैक करने लगता है, पर मैटी उसके सभी अटैक से बच जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे कि उसके हाथ में कट लग जाता है और वो डीमन कहता है कि इसमें पॉइजन है। फिर डीमन गुस्से में अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, पर मैटी अपने मैजिक पावर को यूज करके उसे खत्म कर देता है और ये देखकर डीम भी हैरान हो जाता है। लेकिन वो दोबारा से अपना मैजिक यूज करने लगता है, पर मैटी उसको भी खत्म कर देता है और उसके बाद मैटी अपने मैजिक का यूज उस डीम पर करता है। वो डीम से कहता है कि अब तुम अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कुछ देर के बाद तुम अपने मैजिक की वजह से ही एक्सप्लोड हो जाओगे। फिर वो डीमन अपनी पावर की वजह से एक्सप्लोड्स होता है। ब्लास्ट के बाद वहां पर एक क्रिस्टल आ जाता है और लूरी मैटी के ऊपर जंप करके उसको हक कर लेती है। वो मैटी से पूछती है क्या तुम ठीक हो, और मैटी बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अल्मा मैटी से उस क्रिस्टल के बारे में पूछती है और मैटी बताता है कि इस क्रिस्टल का यूज करके डेमन बाकी सभी डेमन्स को रॉयल कैपिटल पर अटैक करने के लिए भेजना चाहता था। अल्मा पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए और मैटी कहता है कि अब सभी डेमन रॉयल कैपिटल की ओर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए कैपिटल सेफ है। और उसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं और एरिस मैटी से कहती है कि अब मुझे क्या करना होगा। मैटी एरिस से कहता है कि तुम हमारे साथ रह सकती हो और तुम्हें ओ मैजिक आता है, जिससे कि तुम एक ह्यूमन में चेंज हो सकती हो। एरिस उस मैजिक का यूज करके अपने आप को एक गर्ल में चेंज कर लेती है, पर उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, इसीलिए अल्मा और लूरी दोनों मैटी को आंखें बंद करने के लिए कहती है और मैटी कहता है कि वो एक ड्रैगन है। फिर वो सभी एकेडमी में आ जाते हैं, जहां पर मैटी हेडमास्टर एडवर्ड से एरिस के एडमिशन के बारे में पूछता है, जिस पर एडवर्ड मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें इसका टेस्ट लेना होगा और मैटी इसके लिए मान जाता है। वो कहता है कि मैं भी इसके साथ रहूंगा, क्योंकि मैटी को ये बात पता होती है कि एरिस एक ड्रैगन है और वो अपने पावर पर कभी भी कंट्रोल खो सकती है, जिस वजह से पूरा एकेडमी ब्लास्ट हो सकता है और एडवर्ड इसके लिए मान जाते हैं। फिर एरिस मैटी से कहता है कि तुम अपनी पावर को कम यूज करना है और उसके बाद एरिस के हाथ पर एक क्रिस्ट बना देता है, जिसके बाद अल्मा और लूरी दोनों हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अपने मैजिक से क्रिस्ट भी बना सकते हो। अगले दिन एरिस का टेस्ट होने वाला होता है, पर वो टेस्ट में बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है और एडवर्ड मैटी से पूछते हैं क्या आप सच में एक नॉर्मल ह्यूमन हैं? मैटी बताता है कि ये नॉर्मल है और फिर अगले टेस्ट में एरिस को नाइट कैप्टन शॉर्ट से बैटल करनी होती है। फिर मैटी पूछते हैं कि ये कौन है और लूरी उसको बताती है कि ये नाइट कैप्टन है जिसे तुमने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था और मैटी कहता है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। इधर एरिस अपने शॉट का यूज करने वाली होती है, तभी उसका शॉट गिर जाता है और वो अपने शॉट को उठाने लगती है, तभी नाइट उस पर अटैक करता है, पर एरिस उसके शॉट को हाथ से ही पकड़ लेती है और ये देखकर वो नाइट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एरिस नाइट को उठाने के बाद उस पर अपनी शॉट से अटैक करती है, जिससे कि नाइट एकेडमी के छत पर जाकर टकराता है। ये देखकर हेडमास्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगला टेस्ट शूटिंग का होता है, जहां पर एरिस अपने मैजिक का यूज करके उस टारगेट पर शूट करती है, पर उसके मैजिक टारगेट पर ना लगकर मैटी और बाकी सभी की तरफ जा रहा होता है, जिसे मैटी ब्लॉक कर लेता है। पर उस ब्लास्ट की वजह से आसपास की जगह तबाह हो चुकी होती है और उसके बाद एरिस दोबारा से ट्राई करती है और इस बार अटैक आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। वो सभी एरिस के मैजिक से दूर हो रहे होते हैं और फिर एरिस लास्ट ट्राई करती है और वो जमीन पर अपने मैजिक का यूज करती है, जिससे कि वो सभी टारगेट के साथ एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। फिर मैटी हेडमास्टर से पूछते हैं क्या एरिस पास हो गई और हेडमास्टर कहते हैं कि उसने सभी टेस्ट को पास कर लिया है, पर ये एकेडमी तबाह हो चुकी है और मैटी कहता है कि मैं इसको अपने मैजिक से ठीक कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स डंजो में मिथ्रिल और मैजिक स्टूडेंट कलेक्ट कर रहे होते हैं। हेडमास्टर मैटी से कहता है कि हमें और भी ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत होगी और मैटी बताता है कि हम फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट की मदद ले सकते हैं।
फिर एडवर्ड के पास फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर आते हैं और वो उसे कहते हैं कि मेरे फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, जिस पर एडवर्ड कहता है कि आपकी एकेडमी कंपटीशन हार चुकी है। और हेडमास्टर फैकस कहते हैं कि उस कंपटीशन में एक डीम था, इसीलिए हम इसके रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। और एडवर्ड उससे कहता है कि वो डीम भी आपके स्टूडेंट में से एक था। फिर फैकस कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स कंपटीशन में वर्ल्ड्स मैजिक का यूज कर रहे थे। उसके बाद मैटी फैकस से कहता है कि हम दोबारा से एक कंपटीशन करते हैं, जो भी इस बार जीतेगा हारने वाली एकेडमी उसकी बात मानेगी। फैकस इसके लिए मान जाता है और वो मैटी से कहता है कि तुम इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लोगे, जिस पर एडवर्ड फैकस को मना करने लगते हैं और मैटी इसके लिए मान जाता है। फिर हेडमास्टर फैकू वहां से जाने लगते हैं और मैटी एडवर्ड से कहता है कि हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगले दिन सभी कंपटीशन के लिए आते हैं, जहां फर्स्ट एकेडमी के सभी टॉप स्टूडेंट्स ग्राउंड में होते हैं। वहीं सेकंड एकेडमी से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही लड़ने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर फैकूज हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये कंपटीशन हारने वाले हो। मैटी सोच रहा होता है कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो आयरिस को बैटल के लिए भेज दूंगा। फिर बैटल शुरू होती है और वो 5 स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक का यूज करके सभी स्टूडेंट्स पर अटैक करते हैं। ये देखकर फैकूज हैरान हो जाता है और कहता है कि ये भी वर्डलेस मैजिक का यूज कर रहे हैं। वो 5 स्टूडेंट्स सभी को हरा देते हैं। मैटी सोचता है कि शायद 5 स्टूडेंट्स भी इनके लिए ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फैकूज ये रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि तुमने जरूर चीटिंग की है। फिर वो आयरी से कहता है कि अगला बैटल वही करेगी। इस पर एरिस कहती है कि उसके पास तलवार नहीं है, तो मैटी उसे हेडमास्टर एडवर्ड की तलवार दे देता है। फैकूज तलवार चेक करता है और कहता है कि इसमें जरूर मैजिक का यूज किया गया होगा, लेकिन तलवार नॉर्मल होती है। एडवर्ड एरिस से कहता है कि तलवार को ध्यान से इस्तेमाल करना। जैसे ही एरिस तलवार बाहर निकालती है, उसकी पावर की वजह से तलवार मुड़ जाती है। ये देखकर फैकूज हैरान रह जाता है। फिर वो एडवर्ड से कहता है कि तुम्हारी एकेडमी के स्टूडेंट्स मॉन्स्टर हैं। ये वर्डलेस मैजिक के साथ इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, जबकि वर्डलेस मैजिक को बंद कर दिया गया है। एडवर्ड जवाब देता है कि तुमने इस मैजिक को मना किया था, लेकिन मैंने किंग से बात की और वो वर्डलेस मैजिक के खिलाफ नहीं है। उन्होंने हमें इसकी परमिशन दे दी है। फैकस कहता है कि वो अपने नेशन में इस तरह का मैजिक अलाउ नहीं कर सकता। तभी वहाँ किंग आ जाते हैं और फैकस से कहते हैं कि तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने। इसके बाद वो फैकस को प्रिजन में डालने का ऑर्डर दे देते हैं और गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। किंग फर्स्ट एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि अब तुम सभी सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट्स की मदद करोगे और साथ ही वर्डलेस मैजिक भी सीखोगे, क्योंकि आने वाले खतरे में मुझे तुम सबसे नेशन को प्रोटेक्ट करवाना है। सभी स्टूडेंट्स किंग की बात मान लेते हैं। मैटी हेडमास्टर से कहता है कि किंग को बुलाने का आपका डिसीजन बहुत अच्छा था। इसके बाद मैटी अपनी पार्टी के साथ डंजन की ओर जाता है। अल्मा कहती है कि फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स भी हमारी मदद कर रहे हैं, जिससे बैरियर बनाने का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। लूरी पूछती है कि हम इस डेंजर में क्यों आए हैं। मैटी बताता है कि हमें 60 सेंटीमीटर का मैजिक स्टोन चाहिए और उसी के लिए हम डंजन में आए हैं। फिर मैटी बताता है कि आयरिस का मैजिक स्टोन 70 सेंटीमीटर का है। ये सुनकर एरिस डर जाती है। अल्मा मैटी से पूछती है कि क्या तुम एरिस को मारने के बारे में सोच रहे हो। मैटी कहता है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद वो सभी डंजन के और अंदर चले जाते हैं, जहां अल्मा और लूरी दोनों मिलकर वोल मॉन्स्टर को आसानी से हरा रही होती हैं, पर दूसरी तरफ आयरिस अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। अल्मा बताती है कि ये पहली बार था कि हम दोनों 17th फ्लोर पर आए हैं और आयरिस उन्हें बताते हैं कि एक पर्सन ऐसा भी है जो कि 600 से ज्यादा फ्लोर पर जा चुका है और मैटी मन में कहता है कि वो मैं ही था। फिर उसके बाद मैटी लूरी को मैजिक स्टोन यूज करने के लिए फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है और लूरी अपने मैजिक यूज कर रही होती है, पर वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और उसके बाद मैटी उसकी मदद करता है। मैटी आयरिस से कहता है कि तुम अपने मैजिक का यूज करो और ज्यादा मत करना, वरना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आयरिस अपने मैजिक का यूज करके उस मैजिक स्टोन पर करने लगती है और मैटी उसको अपना मैजिक फ्लो करने के लिए बोलता है, पर आयरिस को लगता है कि मैटी उसको और भी ज्यादा मैजिक यूज करने के लिए बोल रहा है। फिर आयरिस मैजिक का यूज बहुत ही ज्यादा करने लगती है, जिसके बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है और मैटी बताता है कि इस ड्रैगन का मैजिक स्टोन 60 सेंटीमीटर तक है। फिर मैटी आयरिस से कहता है कि तुम उस ड्रैगन से फाइट करो और जैसे ही आयरिस उससे लड़ने के लिए जाती है तो वो ड्रैगन आयरिस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है और मैटी कहता है कि हमें इस ड्रैगन को हराने के लिए मैजिक फॉर्मेशन का यूज करना होगा। इसलिए वो आयरिस से कहता है कि तुम उस ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ करो और अल्मा और लूरी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तब तक मैं फॉर्मेशन बनाता हूँ। और फिर आयरिस जैसे ही उस ड्रैगन का मजाक उड़ाती है, जिससे कि वो ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाता है।
इधर अल्मा और लूरी दोनों उस ड्रैगन पर अटैक कर रहे होते हैं और उनकी अटैक काम नहीं कर रहे होते। मैटी मैजिक स्टोन का यूज करके वहां पर फॉर्मेशन बना रहा होता है। तभी ड्रैगन अल्मा और लूरी पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। मैटी आयरिस से कहता है कि तुम उन दोनों को प्रोटेक्ट करो और आयरिस उस ड्रैगन को एक पंच मारती है जिससे कि ड्रैगन गिर जाता है और आयरिस उस ड्रैगन को अपने हाथों से मारे जा रही होती है। ये देखकर अल्मा और लूरी दोनों हैरान हो जाते हैं कि आयरिस उस ड्रैगन से बिना किसी वेपन से लड़ रही है और फिर ड्रैगन आयरिस को अपने पैर से दबा देता है जिससे कि आयरिस नीचे जमीन में दब जाती है। और फिर आयरिस पूछती है कि ये ड्रैगन अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मैटी बताता है कि मैंने इसकी पावर को अपनी क्रिस्ट की मदद से ब्लॉक कर दिया है। फिर मैटी आयरिस से कहता है कि तुम इस ड्रैगन को और गुस्सा दिलाओ और आयरिस ड्रैगन का मजाक उड़ाता है जिस वजह से ड्रैगन अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करने लगता है और तभी मैटी अपने मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेता है। वो आयरिस और बाकी सभी को भागने के लिए कहता है और आयरिस जाकर गड्ढे में गिर जाती है और मैटी उसके पास आकर आयरिस पर एक बैरियर बना देता है जिससे कि वो उस ब्लास्ट से बच सके। और मैटी अल्मा और लूरी से कहता है कि ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर आयरिस अपने साथ उस ड्रैगन का मैजिक स्टोन ले आती है और मैटी आयरिस से कहता है कि अब तुम्हें हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिस पर आयरिस पूछती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ और अल्मा और लूरी दोनों इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैटी कहता है कि हमें आयरिस को ट्रेन करना पड़ेगा जिससे कि वो अपने इस ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाए। फिर वो सभी एकेडमी आ जाते हैं जहां पर मैटी आयरिस से कहता है कि तुम इस जगह पर भागकर ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करना सीखोगी। आयरिस अपने सर पर टारगेट लेकर भाग रही होती है और अल्मा को वो टारगेट शूट करना होगा जिसे आयरिस प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी और आयरिस बहुत ही बार नीचे गिरती है पर वो दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए खुद खड़ी हो जाती है। इधर लरी मैटी से पूछती है कि मुझे किस तरह की ट्रेनिंग करनी होगी और उससे कहता है कि तुम अपने मैजिक का यूज करके हम सभी के लिए वेपन बनाओगी। जिसके बाद वो आयरिस को सभी एलिमेंट्स के बारे में बताने लगती है और आयरिस उससे कहती है कि मैं एक साथ इतने एलिमेंट्स को क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। फिर मैटी उससे कहती है कि तुम उन सभी को कंबाइन करके उसका यूज कर सकती हो और फिर लूरी मैटी की बात मानकर अपने मैजिक एनहांसमेंट ही करने लगती है। दूसरी तरफ आयरिस और अल्मा दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों लूरी के पास आते हैं। मैटी बताता है कि लूरी सभी के लिए वेपन्स बना रही है और लूरी सबसे पहले अपनी सोर्ड का यूज करके एक बड़े से पत्थर को तोड़ देती है। फिर अल्मा अपने न्यू बो का यूज करती है और वो भी बड़े से पत्थर को आसानी से तोड़ देती है। आयरिस देखती है कि उसको एक स्पीयर मिला होता है और मैटी उससे कहता है कि तुम्हारे लिए ये स्पीयर ठीक होगा। फिर आयरिस उस स्पीयर से पत्थर को तोड़ती है पर साथ में एकेडमी का दीवार भी टूट जाती है। उसके बाद मैटी कहते हैं कि तुम तीनों मुझसे फाइट करो और वो सभी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर हेडमास्टर एडवर्ड सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि हमें बैरियर बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स डंजन में आकर मिथ्रिल कलेक्ट करने लगते हैं और अल्मा और लूरी दोनों मैटी के पास आते हैं। मैटी उन्हें बताता है कि एक डीमन जंगल में आ चुका है, इसलिए तुम्हें उस डीमन से जाकर लड़ना होगा। वो दोनों मैटी की बात मान लेते हैं और मैटी देखता है कि ये दोनों अपनी पावर पर ओवर कॉन्फिडेंट है। उसके बाद वो दोनों एक गर्ल के साथ जंगल में आ जाते हैं जहां पर एक डीमन उन पर अटैक करने लगता है पर अल्मा उसको अपने एरो से खत्म कर देती है और तभी वहां पर दूसरा डीमन भी आ जाता है। अल्मा उस पर भी अपने एरो से अटैक करती है पर उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है। फिर लूरी अपने सोर्ड से खत्म कर देती है और उन दोनों को ऐसे लड़ते देख वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसको एहसास होता है कि ये मैटी की टीम की रियल पावर है और तभी उन दोनों को कुछ और भी फील होता है। वो दोनों वापस से मैटी के पास आ जाते हैं और मैटी उन्हें बताता है कि कुछ डीमन सेकंड एकेडमी पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उन सभी से लड़ना होगा और वो दोनों मैटी की बात मानकर चले जाते हैं। इधर आयरिस भी बहुत ही सारी मिथ्रिल को कलेक्ट करने में मदद कर रही होती है और दूसरी तरफ हेडमास्टर और सभी स्टूडेंट्स डीम से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। लूरी देखते हैं कि वहां पर बहुत ही सारे मैजिक स्टोन हैं और हेडमास्टर उससे कहते हैं कि ये सब तुम्हारे मैजिक एनहांसमेंट के लिए है। फिर वहां पर एक डीमन आ जाता है और वो सभी को देखकर उन पर अटैक करता है पर हेडमास्टर और सभी अपने बैरियर का यूज करके उस अटैक से बच जाते हैं। स्टूडेंट्स अपने मैजिक से उस डीमन पर अटैक करते हैं लेकिन उनका मैजिक उस डीमन तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। फिर अल्मा अपने एरो से अटैक करती है और वो डीमन उसको भी पकड़ लेता है। इधर लूरी मैजिक एनहांसमेंट में फेल होते जा रही होती है। डीम सभी पर अटैक कर रहा होता है और हेडमास्टर कहते हैं कि हमें इसको तब तक रोकना होगा जब तक लूरी अपने मैजिक एनहांसमेंट पूरा नहीं कर लेती है। और लूरी सभी की ओर देखकर सोचती है कि मैटी और सभी मुझ पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती और वो लास्ट मैजिक स्टोन पर अपना एनहांसमेंट पूरा कर लेती है। जिसके बाद वो एरो अल्मा को देती है और अल्मा उस एरो से डीम पर अटैक करती है लेकिन डीम को वो एरो नहीं लगता है, जिसे देखकर वो खुश हो रहा होता है। तभी वो एरो पीछे से आकर उसको लगता है और बाकी के स्टूडेंट्स अपने मैजिक का यूज करके उस पर अटैक करते हैं, जिसके बाद डीम वहीं पर मारा जाता है और सभी स्टूडेंट्स खुश थे क्योंकि उन सभी ने पहली बार किसी डीम को हराया था। तभी वहां पर और भी डीमसन्स आ जाते हैं और उन्हें देखकर सब डर रहे होते हैं और अल्मा उनसे फाइट करने के लिए जा रही होती है। लूरी उससे कहती है कि तुम उनका सामना नहीं कर सकती हो और अल्मा लूरी से कहती है कि हमें
हमें मैटी पर भरोसा रखना चाहिए और वो उन सभी को प्रोटेक्ट कर लेगा। और उसके बाद वहाँ पर मैटी आ जाता है और एक डीमन को खत्म कर देता है। मैटी उन सभी डीम को भागने का मौका देता है, पर वो मैटी की बात नहीं सुनते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद मैटी एक एक करके सभी डीमंस को अपनी सोर्स से काटने लगता है। फिर अल्मा और लूली दोनों को हक कर लेती है और उसके बाद मैटी बताता है कि उसने बैरियर का काम पूरा कर लिया है, जिसके बाद वो सभी नीचे आते हैं, जहाँ पर मैटी बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है और पूरा रॉयल कैपिटल पर बैरियर लग जाता है। तभी एरिस बताती है कि बहुत ही सारे डीमसंस यहाँ पर आ रहे हैं और लूली कहती है कि शायद ओ भी डेमन उस क्रिस्टल की वजह से यहाँ पर आ रहे होंगे। मैटी बताता है कि हमें उन सभी से डरने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हम सभी मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। उसके बाद वो सभी दीवार पर आ जाते हैं और हेडमास्टर एडवर्ड सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि हमें उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, पर वो सभी मैटी के ट्रैप में फंसकर खत्म हो रहे होते हैं। इधर स्टूडेंट्स भी उन मॉन्स्टर को अपने मैजिक से हरा देता है और तभी एरिस बताती है कि कुछ बड़े मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद मैटी और सभी ग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और मैटी हेडमास्टर से कहता है कि यहाँ से आगे हम मैनेज कर लेंगे। फिर मैटी एरिस को उठाकर उस बड़े से मॉन्स्टर पर मारता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। तभी वहाँ पर एक वॉइड ओपन हो जाता है और मैटी बताता है कि ये वॉइड मैंने बहुत ही टाइम बाद देखा है, ये सभी मॉन्स्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाएगा। और वॉइड के जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर अल्मा और लूरी दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और मैटी कहता है कि मैं इससे लड़ने जा रहा हूँ। वो एरिस से कहता है कि तुम इसके पैरों पर अटैक करो और एरिस उस मॉन्स्टर के पैरों पर अटैक करती है। इधर मैटी उस मॉन्स्टर की आंख पर अपनी सोर्स से अटैक करता है और वो मॉन्स्टर खुद को हील कर लेता है, जिसके बाद मैटी अपने मैजिक एनहांसमेंट का यूज करके उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, पर मैटी के सभी अटैक उसको ही हील कर रहे होते हैं। फिर मैटी अपने मैजिक सर्कल का यूज करते जिससे कि उस मॉन्स्टर को अटैक जाकर लग रहे होते हैं। जैसे ही वो खुद को हील करने जाता है तभी मैटी उसके सर काट देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर मैटी सभी से कहता है कि तुम यहाँ पर आ सकते हो और ये मॉन्स्टर अब खत्म हो चुका है। मैटी बताता है कि वो रॉयल कैपिटल के बाहर के डंजों में जाने वाला है और यहाँ पर अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसने रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर भी बना दिया है और अगले दिन मैटी इस बारे में हेडमास्टर से बात करता है। हेडमास्टर मैटी से कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम एक दिन इस एकेडमी को छोड़कर चले जाओगे, पर मुझे दुख इस बात का है कि स्टूडेंट्स अब तुमसे कुछ और नहीं सीख पाएंगे। मैटी बताता है कि वो बाहर के डेंजर्स में ड्रैगन वेनिस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा है और हेडमास्टर इसके लिए मान जाते हैं। वो मैटी से कहते हैं कि तुम हमेशा यहाँ के स्टूडेंट रहोगे और अगर तुम्हें कभी भी मदद चाहिए होगी तो रॉयल कैपिटल तुम्हारी मदद जरूर करेगी। लूरी सोच रही होती कि मैटी यहाँ से जाने वाला है और वो इस बात से सैड थी। फिर हेडमास्टर कहता है कि तुम सब भी मैटी के साथ जा सकते हो और ये सुनने के बाद वो सभी खुश हो जाते हैं। मैटी, अल्मा, लूरी और आइरिस अपने न्यू एडवेंचर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो सभी इस बात से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैटी और सभी अपने एडवेंचर पर जा रहे होते हैं और उन सभी को एक बच्चा देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और उनकी जर्नी के लिए गुड लक कहता है, जिसे सुनने के बाद अल्मा और लूरी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ससे हमें इस जर्नी पर बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। फिर मैटी उनसे कहता है कि हम मजे करने के लिए नहीं जा रहे, हमें सबसे पहले हमें अपने मिशन को पूरा करना है, हम सभी मिलके में जाने वाले हैं। जिसे सुनकर अल्मा बताती है कि वो डंजो बहुत ही खतरनाक है और वहाँ पर 100 से भी ज्यादा फ्लोट्स हैं, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम डंजो सिटी में सेफ रहेंगे। और मैटी उनसे पूछता है कि ये डंजो सिटी क्या है। फिर लूरी बताती है कि डंजो सिटी के ऊपर एक सिटी बनाया गया है जिसे डंजो सिटी कहते हैं और ये सुनकर मैटी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं था और अल्मा मैप निकाल कर बताती है कि हमें मिलके डंजी जाने में बहुत ही दिन का टाइम लगेगा, जिस पर मैटी उनसे कहता है कि हम वहाँ पर एक दिन में पहुँच सकते हैं और अल्मा कहती है कि तुम इस जंगल से जाने की बात कर रहे हो। फिर अल्मा उन्हें बताती है कि इस जंगल में बहुत ही सारे मंस्टर रहते हैं और उनमें से कुछ तो बहुत ही स्मार्ट भी है। ये सुनकर मैटी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं भी उन स्मार्ट मंस्टर को देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो सभी उस जंगल में आ जाते हैं और अल्मा कहती है कि हमारे पास अभी भी टाइम है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैटी कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और आइरिस बताती है कि अगर कोई मंस्टर हम पर अटैक करेगा तो मैं अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर तुम सभी को बचाकर ले जाऊंगी। फिर मैटी उससे कहते हैं कि तुम्हारे विंग्स अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए और आइरिस कहती है कि इस बारे में मैं तो भूल ही चुकी थी। उसके बाद अल्मा रेस्ट करने के लिए कहती है और मैटी इसके लिए मान जाता है और सभी को भूख लग रही होती है, इसलिए मैटी लंच करने के लिए कहता है और अल्मा मैटी से पूछती है क्या वो अपने मैजिक से यहाँ पर खाना लेकर आ सकता है, जिस पर मैटी मना कर देता है और बताता है कि मैं यहाँ पर हंटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद मैटी वहाँ से चला जाता है। मैटी को जंगल में एक भी मंस्टर दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो सोचने लगते हैं कि क्या यहाँ सच में मंस्टर स्मार्ट है। वो अपने से पावरफुल लोगों को देखकर डर जाते हैं और अपने प्रेजेंस को छुपा लेते हैं। तभी एक मंकी बीस्ट मैटी पर अटैक कर देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि मैटी अल्मा और लॉरी के पास आ जाता है। वो उन्हें मंकी बीस्ट दिखाता है जिसको उसने हराया होता है और उसको देखकर अल्मा और लॉरी दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक लेजेंड मंस्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर मैटी बताता है कि हम इसको नहीं खा सकते और इतना कहने के बाद वो एक बोर मंस्टर को निकालता है, जिसे देखकर आइरिस के मुंह में पानी आ जाता है और अल्मा और लॉरी मैटी से पूछती है क्या हम इस मंस्टर को खा सकते हैं और मैटी बताता है कि हम कुछ ही मंस्टर को खा सकते हैं। फिर वो सभी अपने मैजिक से उस बोर मंस्टर को बनाने लगते हैं
और अल्मा और लॉरी दोनों उस मीट को देखे जा रही होती हैं और उन्हें ये मीट खाने से डर लग रहा था। तभी वो आयरिश की तरफ देखने लगती है और इधर आयरिश मजे में उस मीट को खाई जा रही होती है, जिसके बाद वो दोनों भी उस मीट को खाते हैं और उन्हें ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अल्मा उन्हें अपना बनाया हुआ सूप ऑफर करती है, जिस पर मैटी और लॉरी दोनों मना कर देते हैं, पर आयरिश उसको पीने के लिए मान जाती है। जैसे ही आयरिश सूप को पीती है तो उसको वो सूप बहुत ही बेकार लगता है और मैट कहता है कि ये ड्रैगन को भी सूप अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा खराब बना है। उसके बाद मैटी उन्हें बताता है कि सभी मॉन्स्टर्स आयरिश की पावर को देखकर डर रहे हैं, इसलिए हमें इस जंगल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें शाम होने से पहले डेंजर सिटी में पहुंचना है। फिर वो सभी आगे जाने लगते हैं और शाम को डंजी सिटी में पहुंचते हैं, पर मैटी को वो डंजो सिटी रॉयल कैपिटल से बहुत ही ज्यादा अलग लग रही होती है। वहां के हालात बहुत ही ज्यादा खराब लग रहे होते हैं। फिर वो एक लाइट टावर के पास आ जाते हैं और मैटी कहता है कि लाइट को जलाने के लिए मैजिक स्टोन का यूज किया जाता है, पर यहाँ इस लाइट को डंजो की पावर से जलाया गया। तभी एक शॉपकीपर उन सभी से वहां हटने के लिए कहता है और बताता है कि उस लाइट के ज्यादा पास मत जाओ, वहां पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तभी वो लाइट ब्लास्ट हो जाता है और लॉरी गुस्से में उस शॉपकीपर से पूछती है कि तुम टावर में मैजिक स्टोन का यूज क्यों नहीं करते हो। फिर वो शॉप ओनर बताता है कि पहले हम भी मैजिक स्टोन का यूज करते थे, पर वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, जिस वजह से यहाँ की किंग ने ऑर्डर दिया है कि हम मैजिक स्टोन का यूज नहीं करेंगे। और मैटी सोचने लगता है कि यहाँ का किंग बहुत ही बेकार पर्सन है। फिर मैटी कहता है कि यहाँ पर कोई भी एडवेंचरर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर वो शॉप ओनर बताता है कि यहाँ डंजो में एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ चुका है, जिस वजह से किंग ने उन सभी को डंजो में उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेज दिया है। और फिर मैटी और बाकी सभी वहां से जाने लगते हैं। मैटी बताता है कि यहाँ का किंग बेकार पर्सन है और उसको अपना काम भी करना नहीं आता है। उसने डंजो में उन लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया है जिनके पास लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और उनके वेपन्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके बाद वो सभी वहां एक गिल्ड में आ जाते हैं और अल्मा पूछती है कि हम इस गिल्ड में क्यों आए हैं। मैटी बताता है कि डंजो के अंदर जाने के लिए हमें गिल्ड से परमिट लेना होगा और हम यहाँ पर परमिट के लिए आए हैं। फिर वो सभी रिसेप्शन पर आ जाते हैं और मैटी रिकेप से परमिट के लिए पूछता है, जिस पर वो मैटी को बताते हैं कि परमिट आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर परमिट के लिए किंग के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है और यहाँ के सभी रूल्स मैटी को बता देती है। मैटी को उन सभी रूल से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो तो बस इस डंजो को क्लियर करने के लिए आया होता है। वहाँ गिल्ड में बैठे 2 एडवेंचरर भी मैटी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इस डंजो के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाए तो भला ये बच्चे क्या ही कर पाएंगे। तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो पूछती है कि यहाँ पर कोई हीलिंग मैजिक जानता है। बहुत ही सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं और उन्हें जल्दी से हीलिंग मैजिक की जरूरत है। मैटी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि वहां पर बहुत ही सारे लोग इंजर्ड हैं और फिर वो अपने मैजिक से सभी लोगों को चेक करने लगता है और उनको एक रूनो दे देता है जिससे कि वो ज्यादा इंजर्ड वाले लोगों को जल्दी ठीक कर पाए। और उसके बाद मैटी इंसान को हील करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर हीलर्स का हेड आ जाते हैं। वो मैटी से कहते हैं कि हमें उन लोगों को पहले हील करना चाहिए जो कि कम इंजर्ड है और इससे हम सभी को बचा सकते हैं। फिर मैटी उनसे पूछता है कि क्या आप इन लोगों को हील कर सकते हैं, जिस पर हेड मना कर देता है और मैटी अपने मैजिक से उस इंसान को हील कर देता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैटी ने उसकी चोट को पूरी तरीके से हील कर दिया है और उसके बाद वो सभी लोगों को मिलकर हील करने लगती है। वो 2 एडवेंचरर भी मैटी और सभी की मदद करने लगते हैं और कुछ देर के बाद मैटी और बाकी सभी ने मिलकर सभी लोगों की जान बचा ली होती है। हेड मैटी से पूछता है कि क्या तुम एक हीलर हो और मैटी बताता है कि मैं अपनी हीलिंग मैजिक बहुत ही कम यूज करता हूँ, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और मैटी से कहता है कि तुम्हारी हीलिंग पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मैटी हेड से यहाँ के फिजिकल किंग के बारे में पूछता है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जिस पर हेड बताता है कि हमारे फिजिकल किंग नींद में ही मारे गए। हमने उनकी बॉडी को ठीक करने के लिए एग्जामिन भी किया पर उनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी और मैटी को बात समझ में आने लगती है। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं और मैटी सोच रहा होता है कि इन सब के पीछे डीम है और शायद से यहाँ का किंग भी एक डीम है जिसने कि यहाँ के फिजिकल किंग को मारा है। और फिर मैटी वापस आकर रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा होता है। फिर वो लेटर अल्मा को देता है और अल्मा बताती है कि ये तो एक फेक लेटर है, जिसके बाद मैटी बताता है कि इस बॉक्स के नीचे वाले साइड में असली लेटर को रखा गया है। ये मेरा और प्रिंसिपल का आइडिया है और हम इसी तरह से लेटर लिखकर एक दूसरे को भेजते हैं। और मैटी ने उस लेटर में यहाँ के किंग के बारे में लिखा होता है, जिसके बाद सभी सोने लगते हैं। पर मैटी और लरी को नींद नहीं आ रही होती है और ये पहली बार था कि वो सभी एक साथ सो रहे थे। अगले दिन मैटी और बाकी सभी डंजो के पास पहुंचते और आयरिस उस डंजो का गेट ओपन करती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सभी वापस से गिल्ड में आ जाते हैं, जहां पर एक कैप्शन पर वो एक मॉन्स्टर का स्कल रख देते हैं और मैटी बताता है कि हमने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर लिया, जिस वजह से इस मॉन्स्टर का स्कल ही बच सका। और ये देखकर ही कैप्शन पर खड़ी लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मैटी बताता है कि इस मॉन्स्टर को सभी लड़कियों ने मारा है और वो लड़की मैटी से कहती है कि तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड मिल जाएंगे। और उसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि लेटर में मैटी के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर मैटी और बाकी सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती हैं और मैटी अपने पीछे 2 लोगों को देखता है
और समझ जाता है कि किंग ने इन्हें हम पर नजर रखने के लिए भेजा है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और दो लोग भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। मैटी लरी और सभी को दूसरी साइड चलने के लिए कहता है और लरी मैटी से कहती है कि हमारा होटल तो दूसरी तरफ है। फिर मैटी अपने टेलीपैथी मैजिक का यूज करके बताता है कि किंग ने हमें पकड़ने के लिए कुछ आदमी भेजे हैं और वो सभी इस समय हमारा पीछा कर रहे हैं। और बाकी सभी मैटी की बात समझ जाते हैं। उसके बाद वो सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मैटी को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके पीछे मैटी आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपने होटल का रास्ता भूल चुका हूँ, तो क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हो? जिस पर उनमें से एक मैटी को होटल का रास्ता बता देता है और मैटी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये तो नहीं बताया कि मैं किस होटल में रह रहा हूँ, तो भला तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा होटल उस तरफ है? अब वो लोग सब समझ गए होते हैं कि मैटी को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो मैटी को पकड़ लेते हैं और सभी से कहते हैं कि हमें किंग ने भेजा है तुम्हें पकड़ने के लिए, अब तुम सब हमारे साथ चलोगे। और मैटी भी डरने की एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर लरी और अल्मा दोनों हंसने लगती है। उन सभी को लग रहा होता है कि मैटी उन सब में से सबसे कमजोर है और बस हीलिंग मैजिक ही आता है उसको, पर वो ये नहीं जानते कि मैटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद मैटी आइरिस से कहता है कि तुम इन सभी को मारकर बेहोश कर दो। आइरिस उनसे लड़ने के लिए आगे आती है और इधर एक आदमी आइरिस पर अपने वेपन से अटैक करता है, पर उसका वेपन ही टूट जाता है। आइरिस उन सभी को मारकर बेहोश कर देती है और इधर मैटी के पास प्रिंसिपल का लेटर आया होता है और मैटी उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा होता है कि रॉयल अकेडमी से एक आदमी यहाँ पर मैटी से मिलने के लिए आने वाला है और वो उसको डंजो में मिलेगा। फिर मैटी ये बात अल्मा और लरी को बताता है और उसके बाद सभी डंजो में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लरी मैटी से कहता है कि वो अभी शायद से यहाँ पर नहीं आया है और मैटी कहता है कि वो यहाँ पर आ चुका है और उस आदमी को सामने आने के लिए कहता है। फिर एक आदमी उनके सामने आता है और वो मैटी से कहता है कि मुझे रॉयल कैपिटल से भेजा गया है और मेरा नाम इका है। वो मैटी से कहता है कि मुझे किंग ने छुपने का ऑर्डर दिया था और उन्हें पता था कि मैटी उसे ढूंढ लेगा और अगर मैटी की जगह पर कोई और होता तो वो मुझे नहीं ढूंढ पाता। फिर इका मैटी से कहता है कि मैं यहाँ पर डंजो सिटी से किंग को अरेस्ट करने के लिए आया हूँ और किंग ने मुझे इसके ऑर्डर भी दिए। मैटी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और अल्मा और लरी से पूछते हैं क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर वो सभी मान जाती है। और फिर मैटी किंग के मेंशन से बाहर आ जाता है और वो अपने मैजिक का यूज करके देखता है कि मेंशन के बाहर पहले से ही बहुत ही सारे लोग हैं और वो शायद से हमें रोकने के लिए आए हैं। फिर इका कहता है कि हमारे प्लान के बारे में इन्हें कैसे पता चला और अब हमें किसी और दिन इनको पकड़ने के लिए आना होगा, पर मैटी मना कर देता है और बताता है कि हम मेंशन के अंदर जाकर किंग को पकड़ेंगे। और उसके बाद वो सभी अंदर आते हैं। तभी उन पर सभी लोग अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिसे लरी अपने बैरियर से रोक देती है और मैटी उन सभी को अपने लाइट मैजिक का यूज करके हरा देता है। मैटी कहता है कि किंग यहाँ पर नहीं है और लरी बताती है किंग ऊपर अपने ऑफिस में होगा, जिस पर मैटी कहता है कि किंग वहां पर भी नहीं है। मैंने पहले ही मेंशन को पूरी तरीके से स्कैन कर लिया है और मुझे पता चल गया है कि किंग यहाँ मेंशन के बेसमेंट में छुपा हुआ है। फिर इका बताता है कि इस मैप में बेसमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और मैटी वहां दीवार पर एक फोटो को टच करता है, जिससे कि बेसमेंट का रास्ता खुल जाता है। और इधर किंग सोच रहा होता है कि क्या उन सभी लोगों को मैटी ने रोक दिया होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस समय वो सभी खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। और इसका मतलब वो मैटी से हार गए हैं। फिर मैटी किंग के सामने आ जाता है और किंग उसको देखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। असल में किंग को मैटी के बारे में नहीं पता होता कि वो दिखने में कैसा है। उसके बाद मैटी के दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं और मैटी किंग को अपना नाम बताता है। बाद किंग मैटी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आओगे, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर अपने बहुत ही सारे आदमी तुम्हें रोकने के लिए रखे हैं और वो अटैक करने के लिए बोलता है। जिसके बाद बहुत ही सारे लोग मैटी पर अटैक करते हैं, पर मैटी उन सभी को हरा देता है और किंग को समझ में आ जाता है कि मैटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर एक किंग से पूछते हैं कि मुझे रॉयल कैपिटल से ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, जिसे सुनने के बाद किंग उससे कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। और तभी मैटी किंग को मारकर बेहोश कर देता है और वो एक से कहता है कि तुम इसको अपने साथ रॉयल कैपिटल ले चलो और मुझे यहाँ पर इनके साथ इन्वेस्टिगेट करना है कि किंग को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला। तभी वहाँ पर मैटी को एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए कोई आने वाला है। फिर मैटी अपने मैजिक का यूज करके लेटर को स्कैन करता है और उसको पता चलता है कि ये लेटर एक डीम ने भेजा है। मैटी कहता है कि मैं उस डीम का पता करने के लिए जा रहा हूँ और सच से वो डीम यहाँ डंजो के अंदर होगा। लॉरी मैटी से कहती है क्या डीमंस मैजिक स्टोन के लिए ये सब कर रहे हैं, और मैटी बताता है कि ऐसा नहीं है, वो असल में डंजो वाइन्स के पीछे है और यहाँ मिल्कन डंजो के वाइन्स बहुत ही ज्यादा रेयर है और अगर वो डीमंस के हाथ लग गए हैं तो डीमंस उसका यूज करके किंगडम को भी तबाह कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा। और फिर मैटी अपने मैजिक से देखता है और उसको पता चलता है कि डंजो सिटी की ओर कुछ डीमंस आ रहे हैं। जिसके बाद मैटी अपने दोस्तों के साथ डंजो में आ जाता है और डंजो को स्कैन करने के बाद आइरिस से कहता है कि वो यहाँ की दीवार को तोड़ दे। आइरिस उस दीवार को तोड़ देती है और उसके पीछे डंजो वाइन्स भी होती है, जिसे देखकर मैटी बताता है कि कोई डीमंस इसकी पावर को यूज कर रहा है और यहाँ पर बहुत ही सारे ट्रैप्स को क्रिएट कर रहा है। मैं उस डीमन को रोकने के लिए जा रहा हूँ और लॉरी वाइन्स को अपनी पावर से रिस्टोर करेगी। और लॉरी पूछती है क्या वो ऐसा कर सकती है, जिस पर मैटी हाँ कहता है और आयरिश और अल्मा से कहता है कि तुम यहाँ पर आने वाले मॉन्स्टर्स को रोकोगे जो कि लॉरी पर अटैक करेगा। वो दोनों भी मैटी की बात समझ जाते हैं और मैटी बताता है कि वो डंजो के डीमंस को खत्म करने के लिए जा रहा है। मेरे टेलीपैथी मैजिक की वजह से तुम सभी मुझसे बात कर सकते हो। और इधर लॉरी अपने मैजिक से वाइन्स को रिस्टोर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ
मैटी भी डीमंस को खत्म करते हुए नीचे वाले फ्लोर पर आ जाता है, जहां पर एक डीम ट्रैप क्रिएट कर रहा होता है। फिर मैटी को समझ में आ जाता है कि वो डीम भी मेरी तरह टेलीपैथी मैजिक यूज कर रहा है और उसको कोई और डीमन इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और उस डीमन का बॉस उससे कहता है कि तुम्हें मैटी को जल्दी से मारकर लॉरी को रोकना होगा, जो कि डंजो में वाइन्स को रिस्टोर कर रही है। फिर मैटी उस डीम पर अटैक करता है, लेकिन वो मैटी के अटैक को अपने बैरियर से रोक लेता है और मैटी से कहता है कि तुम मेरे बैरियर को नहीं तोड़ सकते हो। फिर उस डीम का बॉस उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी से मैटी को हराना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और डीमन मैटी पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, पर मैटी उसके सभी अटैक से बच जाता है। और डीम अपने बॉस से पूछता है कि मुझे इसकी पावर खत्म होने तक का वेट करना होगा। उसका बॉस बताता है कि तुम्हें जल्दी से लॉरी को रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने वाइन्स को रिस्टोर कर दिया तो तुम्हारे ट्रैप्स खत्म हो जाएंगे। और इधर लोरी ट्रैप्स को खत्म कर देती है और मैटी सीधा आकर उस डीमन पर अटैक करता है, लेकिन डीमन अपने बैरियर से मैटी के अटैक को फिर से रोक देता है। फिर मैटी लगातार अटैक करता है और अपनी सोर्ड से उसके बैरियर को तोड़ देता है। डीमन को समझ में नहीं आ रहा होता कि मैटी ने ऐसा कैसे किया, जिस पर मैटी बताता है कि तुम जब भी अपने बैरियर का यूज करते हो तो उसमें कुछ सेकंड्स का गैप होता है और मैंने उतने टाइम के अंदर ही तुम पर अटैक कर दिया। जिसके बाद वो डीमन अपने बॉस से बात करने लगता है और कहता है कि कहीं ये लड़का जीनियस तो नहीं है। फिर उसका बॉस बताता है कि अगर वो जीनियस होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। इधर मैटी भी उस डीमन की बात सुन लेता है और सोचने लगता है कि इसके बॉस को मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता, इसका मतलब वो उस टाइम का डीमन होगा और मुझे जल्दी से उसका पता लगाना पड़ेगा। और फिर वो डीमन अपने बहुत सारी पावर का यूज करके मैटी पर अटैक करने लगता है, लेकिन मैटी उसके सभी अटैक से बच जाता है और उस डीमन को मार देता है। और दूसरी तरफ लॉरी वाइन्स को पूरी तरीके से रिस्टोर कर देती है, जिससे कि डंजो सिटी पर जो डीमंस अटैक कर रहे होते हैं वो सभी गायब हो जाए और अल्मा और आयरिश ने भी यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। फिर मैटी उस डीमन के मैजिक को ट्रैक करने की कोशिश करता है, जो कि इस डीमन को ऑर्डर दे रहा था, और वो एक टाउन को देखता है। जिसके बाद मैटी उस डीमन से कहता है कि तुम इस जगह पर नहीं हो, और वो डीमन मैटी से कहता है कि तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते हो। जिस पर मैटी कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा। और वो डीमन मैटी से कहता है कि मुझे तुमसे फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैटी लूरी और अल्मा को भी उस डीमन के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने उस डीमन के मैजिक को ट्रेस कर लिया और उसको एक मैजिक स्टोन में स्टोर कर दिया, और फिर हम उसके मैजिक का यूज करके एक डिवाइस की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाएंगे। ये सुनने के बाद लरी और अल्मा दोनों हैरान हो जाते हैं। अल्मा पूछती है क्या इस तरह का कोई डिवाइस होता है, और मैटी बताता है कि ये 1000 साल पहले का डिवाइस है। और लरी पूछती है कि तुम्हें इस डिवाइस के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम इसका यूज कर सकते हो। और मैटी बताने वाला होता है कि वो डिवाइस उसने ही बनाया था, और तभी एरिस उसको रोक देती है। फिर मैटी सोचता है कि अभी मैंने इन दोनों को अपनी सच्चाई के बारे में बता दिया, और मैटी बताता है कि हमें उस डिवाइस को ढूंढने के लिए रेडिना किंगडम में जाना होगा। वहां जाके हमें किंग और प्रिंसिपल की मदद लेनी होगी, और उसके बाद वो सभी वापस से एक किंगडम आ जाते हैं। फिर वो सेकेंड रॉयल अकेडमी में आते हैं और वो देखती है कि अकेडमी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जिसके बाद प्रिंसिपल वहां पर आते हैं और मैटी उन्हें बताता है कि डंजन से सिटी को क्लियर करके आ चुका है। मैटी हेडमास्टर से पूछता है कि एकेडमी में ये क्या हो रहा है, और जिस पर हेडमास्टर बताते हैं कि हम एकेडमी को रीबिल्ड कर रहे हैं, जिससे कि हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर लगा सकें और डीमंस के अटैक से बच सकें। फिर लूरी प्रिंसिपल से पूछती है कि बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट अकेडमी में पढ़ रहे हैं, और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में मदद कर रहे हैं, जिससे कि उनकी स्किल इंप्रूव हो सके। और फिर मैटी प्रिंसिपल से पूछता है कि हम एक मैजिक डिवाइस को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हमें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना होगा जो कि रेडिना किंगडम के पास में है। और प्रिंसिपल बताते हैं कि रेडिना किंगडम एक अनटीड नेशन है, उसके साथ बहुत ही कम नेशन के रिलेशन है। और मैटी कहता है कि हम किंग की मदद ले सकते हैं, और प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं इस बारे में किंग से बात करूंगा। फिर मैटी कहता है कि मैं यहाँ पर अकेडमी को रीबिल्ड करने में मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद लूरी और अल्मा भी सभी स्टूडेंट्स के साथ अकेडमी के कंस्ट्रक्शन में मदद करना शुरू कर देती है, पर एरिस वहाँ के काम को थोड़ा खराब कर देती है। और अगले दिन प्रिंसिपल मैटी को रेडिना किंगडम के परमिट दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उन डीमंस को रोकना होगा। उसके बाद मैटी और बाकी सभी इस किंगडम को क्रॉस करके रेडिना पहुंच जाते हैं, और मैटी मैप में देखकर बताता है कि डिवाइस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है, वहां पर सिर्फ हाई रैंक एडवेंचरर ही जा सकती है, और उसके लिए हमारा रैंक ए होना चाहिए, और हमें रेडिना गिल्ड में जाकर अपना रैंक बढ़ाना होगा। जिस पर अल्मा कहती है कि हमारे पास किंग के ऑर्डर्स हैं, तो हम सीधे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकते हैं, पर मैटी मना कर देता है और कहता है कि हमें गिल्ड में जाकर टेस्ट देना होगा, जिसके बाद हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकते हैं। लूरी कहते हैं कि हमें तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, और मैटी कहता है कि हम सेट द ए रिंग का टेस्ट देकर उस एरिया में जा सकती हैं। फिर उसके बाद वो सभी रेडिना किंगडम के गिल्ड में आ जाते हैं, और गिल्ड ओनर मैटी को देखकर खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ टाउन में तुम्हारी ही बात चल रही है कि कैसे तुमने डीमन सन्स को इस किंगडम के अंदर हराया। फिर मैटी उनसे कहता है कि मुझे उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर अपने रैंक को इंक्रीज करने के लिए आया हूँ।
गिल्ड ओनर मैटी से कहते हैं कि यहाँ पर जी रैंक से लेकर एस रैंक का टेस्ट है और मैटी कहता है कि मुझे ए रैंक का टेस्ट देना है, जिस पर गिल्ड ओनर कहता है कि उस टेस्ट के लिए तुम्हें यहाँ पर एग्जामिनर से बैटल करके उसको हराना होगा और शायद से वो यहाँ पर पहुँचता होगा। फिर वहाँ पर एक वॉरियर आता है और वो कहता है कि मैं इन सभी का टेस्ट लूंगा और वो अपना नाम ग्यूज बताता है। गिल्ड ओनर ग्यूज को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टेस्ट लेने के लिए तो कोई और आने वाला था, जिस पर ग्यूज बताता है कि वो आदमी बीमार है, इसलिए उसकी जगह पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और गिल्ड ओनर मैटी को बताता है कि ये एस रैंक का वॉरियर है, इसने अभी तक जितने भी लोगों का टेस्ट लिया वो सभी इससे हार चुके हैं। और ये सुनकर अल्मा और लूरी थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर ग्यूज कहता है कि वो सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और इधर मैटी भी उससे लड़ने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया होता है कि ग्यूज सच में बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद वो सभी बाहर बैटल करने के लिए आ जाते हैं, जहां पर ग्यूज आयरिस, अल्मा और लूरी तीनों को बिना टेस्ट किए पास कर देता है और मैटी से कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे। ग्यूज कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुमने इस किंगडम में एक डीमन को हराया है, इसलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और इधर मैटी भी समझ जाता है कि ये मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आया है। वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और ग्यूज मैटी से कहता है कि तुम चाहो तो मैजिक का यूज भी कर सकते हो, पर मैं मैजिक का यूज नहीं करूंगा। और मैटी इसका रीजन पूछता है, जिस पर वो बताता है कि मुझे मैजिक का यूज करना नहीं आता है। फिर फाइट शुरू हो जाती है और ग्यूज अपने बॉडी बूस्ट का यूज करके सीधा मैटी पर अटैक करने के लिए आ जाता है। मैटी उसके अटैक को रोक देता है और उसको पता चल गया होता है कि ग्यूज सच में एस रैंक का फाइटर है। और फिर उसके बाद वो दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा फाइट इंटेंस पर हो जाती है, जिसे देखकर अल्मा और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। और गिल्ड ओनर कहता है कि मैं पहली बार किसी को ऐसे लड़ते हुए देख रहा हूँ जो कि ग्यूज को अच्छी टक्कर दे रहा है। इधर ग्यूज मैटी से कहता है कि तुम एक अच्छे ओपोनेंट हो और तुमसे फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, जिसके बाद वो मैटी के अटैक को कॉपी करके उस पर अटैक करता है। और ग्यूज को लग रहा होता है कि ये बैटल वो जीत चुका है, लेकिन तभी वो मैटी को देखते हैं जिसे कुछ भी नहीं हुआ था और मैटी सीधा आकर ग्यूज पर अटैक करता है। बाद गिस हार जाता है और फिर मैटी से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो और तुमने मुझे भला कैसे हराया, जिस पर मैटी कहता है कि मैंने मैजिक यूज किया था और तुम भी मैजिक का यूज कर रहे थे। फिर गिस पूछता है कि क्या मैजिक का यूज करके हम फाइट को जीत सकते हैं और मैटी उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और अगर तुम अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और उसके बाद गिस मैटी से कहता है कि वो उसको मैजिक सिखाया है, जिसे सुनने के बाद मैटी उसको एक बुक देता है जिसमें उसने मैजिक के बारे में लिखा होता है। और गिस उससे कहता है कि अगर तुम इस बुक को अच्छे से पढ़कर ट्रेनिंग करोगे तो तुम स्ट्रांग बन जाओगे। और गुस उस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद मैटी उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर सीन चेंज होता है और मैटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जा रहा होता है और गिस उसको बताता है कि वो एरिया बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पर बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हैं, जिस पर मैटी कहता है कि वो उन सभी को हरा देगा। गिस मैटी से कहता है कि तुमने मुझे हरा दिया, फिर भी तुम ए रैंक बन के वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हो, तुम चाहो तो एस रैंक का भी टाइटल ले सकते हो। पर मैटी मना कर देता है और बताता है कि मैं बस कुछ काम से वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहा हूँ। और गिस मैटी से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। और मैटी भी ये सुनकर खुश हो जाता है। उसके बाद मैटी और बाकी सभी उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपना परमिट दिखाकर अंदर जाते हैं। उन्हें गार्ड्स ने एक वीजा भी दिया होता है और अल्मा कहती है कि यहाँ पर आना तो बहुत ही ज्यादा आसान था, जिस पर मैटी कहता है कि इस वीजा पर एक सीक्रेट कोड है और इसमें हमारे बारे में लिखा है, हम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर हो चुके हैं। जिसके बाद कुछ डिमन्स अब हम पर अटैक करने के लिए आएंगे और शायद से वो गार्ड्स भी डिमन होंगे। फिर मैटी उन्हें एक डिवाइस देता है और लॉरी से कहता है कि इस डिवाइस का यूज करके हम सभी डिमन्स को सुला सकते हैं, इसलिए तुम और अल्मा दोनों डिमन्स के पास जाके डिवाइस का यूज करोगी और मैं इधर आयरिस साथ मिलकर उन सभी का ध्यान अपनी ओर करूंगा। फिर मैटी अल्मा और लॉरी का क्लोन बना देता है और उसके बाद सामने जाने लगती है, जिसे देखकर दुश्मन उन पर अटैक करते हैं और आयरिस और मैटी दोनों सभी आयरिस को रोक देते हैं। आयरिस उन पर अटैक करने के लिए जारी होती है पर मैटी उसको रोक देता है और उससे कहता है कि तुम उन सभी को मार दोगी, इसलिए तुम्हारा अटैक करना ठीक नहीं होगा। और इधर अल्मा और लॉरी दोनों उन सभी दुश्मन के पीछे जा चुकी होती हैं। लॉरी उस डिवाइस का यूज करती है जो कि उसको मैटी ने दिया होता है और उस डिवाइस के अंदर एक स्मोक आता है, जिसे स्मेल करने के बाद सभी नींद में चले जाते हैं। और मैटी उन सभी के पास आता है और वो देखता है कि अब वो सो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, हमने पार्ट 4 से वॉइस क्वालिटी को सुपर्ब तरीके से इम्प्रूव किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक को भी पूरा चेंज कर दिया है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये नया बदलाव कैसा लगा। और हाँ, एक जरूरी बात, ये इस एनिमे का आखिरी पार्ट है। सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए अभी नया पार्ट नहीं आ पाएगा। पर चिंता मत करिए, हम जल्द ही एक नई और धमाकेदार एनिमे सीरीज शुरू करेंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाद में हम मटायस के ग्रुप को फोर्टिया शहर के सामने देखते हैं। रूरी डीमंस को महसूस कर सकती थी और उसने बताया कि शहर में 30 दुश्मन डीमंस हैं। मटायस ने कहा कि डीमंस शायद इंसानों का भेष बदलकर छुपे हुए हैं। रूरी और आल्मा डर गए थे कि शहर में 30 डीमंस हैं, इसीलिए मटायस ने जवाब दिया कि डेमी डीमंस कमजोर होते हैं। नतीजन वो एक टीम की तरह साथ मिलकर लड़ते हैं।
मटायस के पास डीमंस को हराने का प्लान पहले से ही था, इसीलिए उसने लड़कियों को एक सीक्रेट एंट्रेंस दिखाया। फिर वो फोर्टिया शहर के अंडरग्राउंड इलाके में गए। अचानक रूरी एक छोटे चूहे से डर गई तो रूरी ने माफी मांगी और मटायस ने जवाब दिया कि सब ठीक है। उसके बाद वो आगे बढ़े और मटायस ने पास ही एक दुश्मन डीमन का पता लगाया। वो आगे नहीं जा सकते थे, पर मटायस ने एक स्पेल यूज किया। वो एक भूत की तरह दीवारों के पार चल सकता था और उसने स्पेल से दुश्मन डीमन को हिप्नोटाइज कर दिया। आयरिस तब डीमन का चेहरा पेंट करना चाहती थी, पर मटायस ने उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकत को रोक दिया। उसके बाद हम मटायस के ग्रुप को फोर्टिया शहर के सेंटर में देखते हैं। शहर के लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह चल रहे थे। मटायस ने गेस किया कि वो वॉकिंग डेड सीरीज में है, इसीलिए उसने एक स्पेल यूज किया और पता लगाया कि लोगों को डीमंस कंट्रोल कर रहे हैं। बाद में मटायस के ग्रुप ने ढूंढ निकाला कि डीमंस ने मैजिक सिंबल का इस्तेमाल करके लोगों को जंकीज बना दिया है। इसके बाद मटायस डीमंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए नकली सिंबल्स बनाता है। मटायस ने कहा कि आयरिस को एक जंकी की तरह एक्टिंग करनी चाहिए। अचानक लड़खड़ाते हुए आयरिस ठोकर खाकर गिर गई और तुरंत एक डीमन वहां आ गया। उसने सोचा कि स्पेल उस पर बहुत ज्यादा असर कर गया है और मटायस का ग्रुप कामयाबी से फैक्ट्री के अंदर घुसने में सफल रहा। तब उन्होंने देखा कि शहर के लोग बहुत सारे मैजिक स्टोन्स माइन कर रहे हैं। मटायस ने कहा कि मैजिक स्टोन्स खतरनाक हैं क्योंकि बहुत सारे मैजिक स्टोन्स के साथ वो एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। मटायस को पता था कि उन्होंने अभी तक इतने मैजिक स्टोन्स जमा नहीं किए हैं कि एक किंगडम को तबाह कर सके। उसके बाद उसने इंसानों को बचाने और डीमंस को हराने का एक प्लान बनाया। आगे मटायस ने जंग की तैयारी के लिए शहर का नक्शा यानी मैप देखा। फिर मटायस ने समझाया कि डीमंस के सारे सेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं। रूरी और आल्मा मायूस थे, पर मटायस ने कहा कि उसके पास उन्हें आराम से खत्म करने का एक प्लान है। खैर, ईविल डीमंस को खत्म करने का मिशन शुरू हो गया। मटायस ने एनर्जी की एक बहुत बड़ी बीम समन की, जिन्होंने डीमंस को अलर्ट कर दिया। डेमी डीमंस के लीडर ने बाकी डीमंस को मैजिकल एनर्जी का पता लगाने का ऑर्डर दिया। इसलिए सारे डीमंस मैजिक पावर को सेंस करने की कोशिश करने लगे और उन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली। अचानक वो आयरिस के जाल में फंस गए और मटायस ने पीछे से डेमी डीमंस पर अटैक कर दिया। हालांकि सारे डीमंस धीरे धीरे हारने लगे और मटायस दुश्मनों को आराम से साफ करने में कामयाब रहा। डीमंस कंफ्यूज थे और वो उसके अटैक्स को रोक नहीं पाए। फिर कुछ देर पहले हम मटायस को रूरी और आल्मा को अपना प्लान समझाते हुए देखते हैं। उसने आयरिस को दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। मटायस ने प्लान किया था कि आयरिस डेमी डीमंस को सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करेगी, इसीलिए आयरिस चिढ़ गई थी क्योंकि उसे फिर से चारा बनना पड़ा था। उसके बाद मटायस डीमन से लड़ना जारी रखा और आयरिस दुश्मनों को अपनी तरफ खींचती रही। वो एक अच्छी टीम थी, इसलिए वो अनगिनत डीमंस को हराने में कामयाब रहे। बाद में आयरिस डीमंस को अपनी तरफ खींचती रही और बाकी सब ने छुपकर उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। डीमंस ने सोचा कि आयरिस अकेली है और किसी को नहीं पता था कि उसके अभी भी दोस्त हैं जो शैडोज से उसे सीक्रेटली सपोर्ट कर रहे थे। डेमी डीमंस का लीडर तब सोचने लगा कि वो इतनी जल्दी कैसे हार गए। उसे शक हुआ कि माशा का ग्रुप ट्रैप्स इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए डीमंस ने और दुश्मनों को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन अल्मा और रूरी ने अपनी मौजूदगी पूरी तरह मिटा दी थी। डीमंस दुश्मनों को ट्रैक करने में नाकाम रहे और धीरे धीरे सब मारे गए। अचानक लीडर को समझ आ गया कि वो उन्हें कैसे हरा पाए थे। इसी बीच माशा के ग्रुप ने पहले ही 22 डीमंस को हरा दिया था। फिर लीडर ने एक लाश को देखा और उसने हमलों के 2 अलग अलग निशान नोटिस किए। डेमी डीमंस के लीडर ने फिर अपने मेंबर्स को उनके हालात के बारे में बताया। लीडर का इरादा मैजिक क्रिस्टल्स इस्तेमाल करने का था, क्योंकि वो पूरे शहर को तबाह करना चाहता था। अचानक एक डीमन मारा गया और एस रैंक एडवेंचरर गायलॉस सामने आया। डीमंस को लगा कि एडवेंचरर गायलॉस ही वो छुपा हुआ असैसिन है। मतियस ने अपने साथी की ऑरा महसूस की और वो खुश था कि शहर में मदद आ गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि मतायस बिना ध्यान खींचे पीछे से डीमंस पर हमला करने में कामयाब रहा। अचानक डीमंस मतायस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन आयरिस ने डीमंस पर अपना स्पीयर फेंक दिया। फिर मतायस ने और भी डीमंस को हराया और इतने बेहतरीन डिस्ट्रैक्शन के लिए आयरिस का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान जिलियस डीमन लीडर से लड़ रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। डीमन ने जिलियस को घायल कर दिया और मतायस ने पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। जिलियस डीमन के खिलाफ लड़ना जारी रखना चाहता था। फिर डेमी डीमंस के लीडर ने इंसानों को नीचा दिखाया। इसके बाद दोनों फाइटर्स ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई और दोनों ने एक दूसरे को मुक्का मारा। कोई भी अपने दुश्मन पर भारी नहीं पड़ पा रहा था, लेकिन मतायस को यकीन था कि उसका साथी जिलियस जीत सकता है। फिर जिलियस को पीछे ढकेल दिया गया और डीमन ने उसकी बेइज्जती की। जिलियस को गुस्सा आ गया और उसने एक नई टेक्निक दिखाई जिससे वो डीमन लीडर को बुरी तरह घायल कर सका। जिलियस की ताकत खत्म हो गई और डीमन ने तलवार के वार से जिलियस को जख्मी कर दिया।
लेकिन जिलियस जिद्दी बना रहा और उसने अपनी आखिरी ताकत के साथ डीमन पर हमला किया। दोनों फाइटर्स बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन दोनों ही लड़ाई जीतना चाहते थे। फिर दोनों फाइटर्स ने अपनी पावर्स निकाली और अपनी तलवारों से एक दूसरे पर अटैक किया। अचानक सूरज निकल आया और जिलियस लड़ाई जीतने में कामयाब रहा। मतायस ने जिलियस को उसकी जीत पर बधाई दी और उसने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई है। अचानक दुश्मन के मरने से ठीक पहले उसकी आंखें खुली। डीमन अचानक जाग गया और उसने रूरी और अल्मा पर हमला करने की कोशिश की। मतायस ने सही वक्त पर दोनों लड़कियों को बचा लिया। मतायस ने पहले से भी ज्यादा ताकतवर ऑरा महसूस की और वो डीमन बोलने लगा। वो डीमन दरअसल एक और भी ज्यादा ताकतवर डीमन के कब्जे में था। उसने मतायस को मैसेज भेजने के लिए उस लाश का इस्तेमाल किया। मतायस को पता था कि सिर्फ एक खास डीमन के पास ही इतनी ताकतवर मैजिक करने की काबिलियत होती है। अचानक जिलियस ने मतायस से मदद मांगी तो मतायस ने उसे हील किया। एडवेंचरर जिलियस ठीक हो गया और उसने थैंक्स कहा। इसी बीच गांव वाले हिप्नोसिस स्पेल से आजाद हो गए और वो सब काफी कंफ्यूज थे। गिलॉयस ने कहा कि उसने सिचुएशन संभाल ली है और उसने इमरजेंसी ऑथराइजेशन लॉ के बारे में बताया। मतायस के ग्रुप को पता चला कि अब वो टेम्पररी तौर पर स्टेट की कमांड में है। गिलॉयस ने फिर लीडरशिप संभाली और उसने शहर के लिए एक नया लॉर्ड चुना। मतायस का ग्रुप गिलॉयस के फैसले से हैरान था। बाद में मतायस को फोका रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दाखिल होने का गिल्ड से जारी परमिट मिल गया। उसने गिलॉय का शुक्रिया अदा किया और अलविदा कहा। मथायस फिर अपने मैजिक डिवाइस को ढूंढने के लिए एक नई यात्रा पर निकल गया। एक पुरानी खंडहर में पहुंचकर मथायस ने कहा कि वो इतनी बड़ी वीरान जगह देखकर हैरान है। उसने ये नहीं बताया कि उसने इसे खुद बनाया था। फिर वो एक पिरामिड के सामने खड़े हो गए और वहां पिरामिड के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मथायस ने कहा कि पिरामिड पर मैजिक फेंकने से एक रास्ता खुल जाता है, इसलिए पिरामिड हवा में तैरने लेविटेट करने लगा और मथायस ने खंडहरों के अंदर एक रास्ता बनाया। रूरी मथायस से काफी प्रभावित हुई और उसने उसे एक जीनियस कहा। उसके बाद मथायस ने उस अंधेरी सुरख में कूदने का फैसला किया। लड़कियों ने बॉडी एम्प्लीफिकेशन स्पेल्स इस्तेमाल करने के बाद छलांग लगाई। आयरिस ने भी नीचे छलांग लगाई और उसने जमीन को तबाह कर दिया। फिर उन्होंने मथायस का मैजिक डिवाइस ढूंढ निकाला। वो डिवाइस को एक्टिवेट करना चाहता था और उसने लड़कियों से कहा कि वो मैजिक आइटम्स ढूंढ सकती हैं। आल्मा और रूरी खजाना ढूंढने के लिए काफी मोटिवेटेड थी। अचानक आयरिस भी इधर उधर देखने लगी क्योंकि वो कुछ खाना ढूंढना चाहती थी। मथायस ने फिर अपना डिवाइस एक्टिवेट किया और रूरी को उसके पिछले जन्म की एक पुरानी तलवार मिली। मथायस चिंतित था क्योंकि वो जानता था कि मिली हुई तलवार बेकार थी। उसे याद आया कि उसके अतीत में एक ऐसा वक्त था जब उसने ऐसे हथियार डिजाइन किए थे जो दिखने में कूल थे पर असल में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। इसके बाद आल्मा को एक विशाल भाला मिला और मथायस ने समझाया कि इसमें बहुत सी गलतियां हैं जो इस्तेमाल करने पर सबको मार सकती हैं। आल्मा दंग रह गई और आयरिस प्रिजर्व्ड खाने के साथ वहां आई। वो हजारों साल पुराने थे और कैंस खोलने के बाद आयरिस बेहोश हो गई। मथायस ने फिर मैजिकल डिवाइस एक्टिवेट किया जिससे जमीन हिलने लगी और मथायस ने कहा कि वो मेल्कियोर के डीमन लीडर की मैजिक पावर को ट्रैक करना चाहता है। मैजिक डिवाइस ने ढेर सारा डेटा दिखाया। रूरी को पता चला कि जिस डीमन को वो ढूंढ रहा है वो सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर है। मथायस ने कहा कि वो शायद पहले ही पूरी इंसानियत को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है और वो उसे ढूंढने के लिए एक मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आल्मा को वो मैजिक क्रिस्टल याद आया जो उन्हें डंजन में मिला था। नतीजतन मथायस ने मैजिक क्रिस्टल को मैजिक डिवाइस में रखा। अचानक बिजली चमकी जिसने सिस्टम को ओवरलोड कर दिया। कंप्यूटर डिवाइस ने अलार्म बजाया और सब कुछ लाल रंग में चमकने लगा। मथायस को पता चला कि सार्डियस की सील जल्द ही टूटने वाली है। मथायस ने कहा कि सार्डियस इस वक्त उससे ज्यादा ताकतवर है। लड़कियां चिंतित थीं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई डीमन मथायस से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। साथ ही मथायस ने कहा कि एक इमॉर्टल स्पेल की मदद से वो उसे हराने के लिए सैकड़ों सालों तक ट्रेनिंग कर पाएंगे। इस दौरान लगभग सारे इंसान खत्म हो चुके होंगे और उन्हें इंसानियत को फिर से बसाना होगा। लड़कियां डरी हुई थीं, पर मथायस के पास सैकड़ों सालों तक ट्रेनिंग करने के अलावा और कोई प्लान नहीं था। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसके पास एक ताकतवर हथियार ढूंढने का आइडिया था, इसलिए मथायस ने एक लेजेंडरी तलवार ढूंढने का प्लान बनाया। नतीजतन उसे रॉयल चेंबर में अपनी पुरानी तलवार मिल गई। इसी बीच डीमन सार्डियस को आजादी मिल गई। बाद में मथायस ने आल्मा और रूरी को क्रिस्टल्स दिए जिनमें उसकी तलवार का पता लगाने की काबिलियत थी। अचानक उन्हें सार्डियस की ताकतवर ऑरा महसूस हुई। मतायस ने कहा कि उन्हें जल्द ही लेजेंडरी तलवार ढूंढनी होगी। मतायस सार्डियस को रोकना चाहता था और लड़ाई में ना मरने की कोशिश करना चाहता था। कैपिटल पहुंचने से पहले रूरी ने कहा कि वो तलवार उसके पास ले आएंगे। मतायस ने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और उन्होंने अपना प्लान शुरू किया। इसके बाद रूरी और अल्मा रॉयल चेंबर में घुसना चाहते थे और वो बैरियर देखकर पैनिक करने लगे। दोनों लड़कियां कामयाबी से बैरियर के पार जाने में सफल रहीं। इसी दौरान मतायस ने अपने हमले की तैयारी की।
उसने अपनी तलवार को ताकतवर बनाया और आयरिस से कहा कि वो डीमन के स्पेस स्पेल्स को रोकने के लिए एक अटैक करना चाहता है। मताइस को यकीन नहीं था कि उसका प्लान कामयाब होगा या नहीं, पर उसे उम्मीद थी कि वो काफी वक्त खरीद पाएगा। फिर हम अल्मा और रूरी को रॉयल पैलेस की तरफ भागते हुए देखते हैं। अल्मा को शक था कि क्या वो रॉयल चेंबर में घुस पाएंगे। रूरी ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वो ये कर सकते हैं। फिर वो एक घर पर कूदे और उसे एक डीमन की ऑरा महसूस हुई। मताइस ने तुरंत जारिया के स्पेल पर अटैक किया, लेकिन वो स्पेल बहुत ताकतवर था। मताइस ज़ाडेस को टेलीपोर्ट होने से नहीं रोक सका और ज़ाडेस सामने आ गया। सब ने आसमान की तरफ देखा और मताइस ने आयरिस को अटैक करने को कहा। आयरिस ने अपने ब्रेथ ऑफ फायर के साथ ज़ाडेस पर हमला किया। नतीजतन आयरिस ने एक ताकतवर फायर स्पेल तैयार किया और मताइस ने उसे भागने को कहा। अटैक के तुरंत बाद आयरिस ने पूरी ताकत से ज़ाडेस पर हमला किया और एक बड़ा धमाका हुआ। शहर के लोग डर गए और दोनों लड़कियां तुरंत रॉयल पैलेस की तरफ भागी। ज़ाडेस हारा नहीं था और उसने मताइस को नीची नजर से देखा। फिर उसने मताइस को धमकी दी और कहा कि वो उसे आराम से मार देगा। एक्सोडस ने फिर अपनी आइटम बॉक्स से अपनी तलवार निकाली। मताइस ने पहले अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाडेस ने उसका तलवार के वार से काउंटर किया। तो ज़ाडेस की तलवार आयरिस की तरफ उड़ी, पर मताइस ने कई बैरियर से उस अटैक को मोड़ दिया। ज़ाडेस ने फिर मताइस पर अटैक किया और उसने नोटिस किया कि मताइस अपने पिछले जन्म गाया के मुकाबले कमजोर है। रॉयल पैलेस ब्रूअरी पर अल्मा ने गार्ड से उन्हें रॉयल चेंबर में जाने देने को कहा। उसने मना कर दिया और बैकअप के लिए और गार्ड्स बुला लिए। अचानक राजा सामने आया और रूरी ने उससे डीमन एक्सोडस के बारे में बताया। राजा ने उन दोनों को रॉयल चेंबर में जाने की इजाजत दे दी और उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। इसी बीच मताइस कई ताकतवर अटैक्स को रोक रहा था। मताइस को अटैक करने का मौका नहीं मिला और वो बुरी तरह घायल हो गया। एक्सोडस को मताइस से ज्यादा उम्मीद थी और आयरिस ने घायल मताइस को पकड़ लिया। मताइस वक्त खरीदने की कोशिश करता रहा, पर वो उनके बीच की ताकत के फर्क से वाकिफ था। एक्सोडस निराश था कि मताइस एक कमजोर छोटा लड़का है। अचानक मताइस ने एक्सोडस को हराने के लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने सभी दोस्तों को बचाना चाहता था। फिर हम रूरी और अल्मा को मैजिक वेपन ढूंढते हुए देखते हैं। उसके बाद रूरी का मैजिक स्टोन चमकने लगा और उन्हें लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ गाया मिल गई। वो तुरंत मताइस के पास तलवार पहुंचाने के लिए भागे, जो एक्सोडस से लड़ रहा था। डीमन लीडर को पता था कि मताइस किसी चीज के लिए वक्त खरीद रहा है, इसलिए उसने बैरियर पर अटैक किया और मताइस का ध्यान लड़ाई से भटक गया। एक्सोडस ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और मताइस पर भारी पड़ने लगा और उसका इरादा किंगडम के बैरियर को तबाह करने का था। फिर मताइस को अचानक एहसास हुआ कि एक्सोडस मरे हुए डीमंस को जिंदा कर सकता है। इसके बाद एक हारा हुआ डीमन सामने आया, जिसने रूरी पर अटैक करने की कोशिश की। अल्मा ने तीर चलाए और वो डीमन को अपने जाल में फंसाने में सफल रही। तीर डीमन को लगे और रूरी उसे चीरने में कामयाब रही। फिर एक और डीमन सामने आया। उसने धमकी दी कि वो मैजिक हथियार उन्हें सौंप दें जो वो इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही उसने स्टूडेंट्स को बंधक हॉस्टेजेस बना लिया था, जिन्हें वो मारने का इरादा रखता था। रूरी और आल्मा मुसीबत में थीं। साथ ही मथियस भी हैरान था कि एक्सोडस ने मरे हुए डीमंस को जिंदा कर दिया था। फिर एक्सोडस ने फिर से बैरियर को तबाह करने की कोशिश की। एक्सोडस सिर्फ दिखावा कर रहा था, क्योंकि उसका असल निशाना आयरिस थी। मथियस के पास खुद को बचाने का मुश्किल से वक्त था और वो कोने में फंस गया। डीमन ने कमजोर लोगों को बचाने के लिए मथियस का मजाक उड़ाया। इसी बीच बंधुकों ने कहा कि वो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों लड़कियों ने अपने हथियार सौंपने का फैसला किया। इसके बाद मथियस ने उम्मीद की कि रूरी और आल्मा सही वक्त पर उसकी तलवार उस तक पहुंचा दें। फिर मथियस की ताकत खत्म हो गई। उसने लड़ाई छोड़ने के बारे में सोचा। उसने एक और पुनर्जन्म स्पेल इस्तेमाल करने का भी सोचा, ताकि अगले जन्म में डीमन को हरा सके। बदकिस्मती से उसे अपने उन दोस्तों की यादें आईं जो अपनी जान के लिए उस पर भरोसा कर रहे थे। नतीजतन मथियस ने अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया और उसने साडियस पर हमला जारी रखा। इसी बीच एडवर्ड और बाकी स्टूडेंट्स मदद के लिए आ गए। इसके बाद वो उस ईविल डीमन पर भारी पड़ने में कामयाब रहे, तो आल्मा को अपने तीरों से डीमन पर हमला करने का मौका मिल गया। उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स ने डीमन को बांध दिया। फिर हम मथियस को अपने जीवन ऊर्जा यानी कि लाइफ एनर्जी का कुछ हिस्सा मैजिकल पावर में बदलते हुए देखते हैं, ताकि वो डीमन से लड़ना जारी रख सके। और उसने आल्मा और रूरी पर भरोसा किया, जो उसके लिए तलवार लाना चाहती थी। तो उसने आयरिस के साथ मिलकर हमला किया, लेकिन उसका हमला रोक दिया गया। आयरिस जमीन पर गिर गई और उसने कहा कि आल्मा और रूरी को तुरंत मथियस की तरफ तलवार फेंकनी चाहिए। जब मथियस को तलवार मिली, उसे डीमन साडियस ने मार दिया और उसके दोस्त दंग रह गए। मथियस पर वार किया गया और लड़कियों को यकीन नहीं हो रहा था कि मथियस, उनकी आखिरी उम्मीद, मर चुका है। रूरी रो रही थी और वो उसका नाम चीख रही थी।
अचानक लेजेंडरी तलवार चमकने लगी और मथियस तुरंत हील हो गया। मथियस ने कहा कि उसकी तलवार उसकी मौत से एक्टिवेट होती है। मथियस अपनी इस मास्टरपीस को पाकर खुश था क्योंकि तलवार उसे बहुत ज़्यादा मैजिक देती है जिसका असर स्टेरॉइड्स जैसा होता है। मथियस और भी तेज और ताकतवर हो गया तो डीमन हैरान रह गया। साडियस ये मानने को तैयार नहीं था कि एक इंसान उस पर भारी पड़ सकता है। नतीजतन मथियस ने कहा कि वो क्रेस्ट ऑफ फेलियर के साथ सबसे ताकतवर हीरो है। फिर उसने डीमन पर हमला किया और तलवार के एक जोरदार वार से साडियस को हरा दिया। साडियस के मरने से पहले उसने मथियस को बताया कि ऐसे कई केओस डीमंस हैं जो उतने ही ताकतवर हैं। मथियस लड़ाई जीत गया और रूरी खुश थी कि मथियस जिंदा है। मथियस शर्मा गया और उसके जख्मों से खून निकलने लगा। हेडमास्टर एडवर्ड भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मथियस को उसकी जीत पर बधाई दी। तो दोस्तों, साडियस तो गया, पर क्या मथियस उन आने वाले केओस डीमंस के तूफान को रोक पाएगा? क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगर मथियस का ये बैडएस कमबैक और उसकी लेजेंडरी सोर्ड देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं तो लाइक बटन को क्रेस्ट ऑफ फेलियर की तरह न्यूक कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा खतरनाक और माइंड ब्लोइंग होने वाला है। आप मिस नहीं करना चाहेंगे कि मथियस आगे कौन सा नया चीट कोड अनलॉक करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड कीप वॉचिंग।